इंटरेस्टिंग स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 1 चैप्टर 1 आई हेट बोथ ऑफ यू। सुबह के वक्त एक होटल का कमरा जहां एक लड़की बेड पर सो रही थी। उसने अपने सीने तक एक सफेद चादर ली हुई थी। वो लड़की सुकून की नींद सो रही थी। तभी उसके चेहरे पर लाइट और फ्लैश पड़ने लगते हैं। उस लड़की की नींद खुलेने लगती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए उठती है। जैसे लड़की की आंखें खोलती है वो सामने मीडिया को देख चौंक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो आसपास अपने बगल में देखती है। उसके दाएं बाएं एक एक आदमी लेटे हुए थे जो पीट कर सो रहे थे। मीडिया के शोर से उनकी भी नींद खुलने को आई थी। वो लड़की खुद को देखती है और गले तक चद्दर ली लेती है। तभी उनमें से एक आदमी उठता है और अपने सिर पर हाथ रख सीधा लेट जाता है। उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो आदमी शर्टलेस था। उसने ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहना था। वहीं वो लड़की रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उठे हुए आदमी के कानों में जब शोर सुनाई देता है तो आंखें खोल पहले अपने बगल में बैठी लड़की को देखता है और फिर उसके बगल में लेटे लड़के को देख सामने देखता है। सामने से एक रिपोर्टर कहता है, मिस्टर रिधान रॉय, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? ये लड़की कौन है और आप दोनों भाई के बीच क्या कर रही है? जैसे रिधान ये सवाल सुनता है वो उस लड़की को अपनी बाहों में छुपा देता है। दूसरे आदमी की भी नींद टूट जाती है। और उसने रिपोर्टर की बात सुन ली थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वहीं रिधान की आंखें भी लाल थी, जिसने उस लड़की को बाहों में पकड़ रखा था। तभी दूसरा रिपोर्टर दूसरे आदमी से पूछता है, मिस्टर विधान रॉय, आप दोनों भाई तो एक दूसरे से नफरत करते थे ना, तो एक ही लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर कैसे? तीसरा रिपोर्टर पूछता है, क्या इस लड़की का बिस्तर तक साथ है या कोई और रिश्ता है? पर दो भाई कैसे एक लड़की साथ बिस्तर शेयर कर सकता है? रिधान अपने फोन में कुछ करता है और फिर आर लिखे हुए बहुत सारे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। विधान और रिधान उस लड़की को अच्छे से ढक देते हैं, जिससे कोई उस लड़की को देख ना पाए। दोनों लड़के बड़े रोब से खड़े होते हैं। विधान के भी गार्ड आ चुके थे, जिन पर VR लिखा हुआ था। रिधान गुस्से से लाल आंखों से उन सभी रिपोर्टर को देखता है और अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, यहाँ पर मौजूद सबके कैमरा और फोन और जो कुछ भी लाए हो सब तोड़ दो। विधान रॉय अपने लेडी गार्ड से भी कहता है, लेडी रिपोर्टर को अंदर वॉशरूम में ले जाओ और देखो इनके कपड़ों पर किसी भी जगह कोई डिवाइस तो नहीं लगा हो। और मेल रिपोर्टर में अभी के अभी सारे कपड़े उतरेंगे। बहुत शौक है ना इन्हें दूसरे की ऐसी तस्वीरें लेने का। रिधान रॉय अपने गार्ड से कहता है, यहाँ जितने रिपोर्टर हैं सभी को अंडरग्राउंड कर दो। सबको मेरे आइलैंड भेज दो। कुछ दिन वहां सड़ेंगे तो चापलूसी करना भूल जाएंगे। इतना कहकर गार्ड्स उन्हें वहां से ले जाते हैं। किसी भी गार्ड की हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़कर बेड पर लेटी लड़की को देखने की। सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ विधान विधान और वो लड़की रहती है। वो लड़की डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों मुझे बर्बाद कर दिया। मैं कभी भी आप दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहती। चले जाइए मेरी नजरों से दूर। आई हेट बोथ ऑफ यू। रिधान और विधान बड़े जुनून से कहते हैं, बटरफ्लाई। ये थी एक झलक कहानी की। तो चलिए अब प्रेजेंट टाइम में कहानी शुरू होती है। सुबह के वक्त भोपाल एक लड़की अपने शूज पहनते हुए मुंह में ब्रेड थू से जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। वो लड़की ब्रेड खाकर जूते पहनकर अपने पास दूध का ग्लास लेकर खड़ी उसकी माँ को कहती है, मम्मा प्लीज आज दूध नहीं, मुझे ये हल्दी वाला दूध नहीं पसंद, आपको पता है ना। कहकर अपनी मम्मी के गाल पर किस कर कहती है, बाय मम्मा मैं चलती हूँ, आज बहुत लेट हो गया। अगर अभी बस चली गई तो 30 मिनट तक कोई बस नहीं है। कहकर भागकर चली जाती है। शोभना कहती है, यशवी बेटा रुक तो सही। यशवी वापस आते हुए कहती है, मम्मा पापा का ध्यान रखना, उन्हें वक्त से दवाई देना। ओके। शोभाना कहती है, हाँ जा, पापा की बच्ची मम्मा को कभी नहीं कहेगी ख्याल रख अपना। यशवी कहती है, पापा को आपसे ज्यादा जरूर है ख्याल रखने की मम्मा। शोभना जी हाँ में सिर हिला देती है। यशवी भागकर बस स्टॉप पर जाती है। बस आ चुकी थी और स्टार्ट हो चुकी थी। यशवी भागते हुए बस पकड़ती है। यशवी टिकट ले लेती है। यशवी का ये रोज का था। उसे बस में जगह ही नहीं मिलती थी। यशवी खड़े रहते रहते हुए अपनी कंपनी जाती है, जहां वो जॉब करती है। यशवी यूनाइट एंटरप्राइज पहुंच जाती है।
यूनाइट एंटरप्राइज भोपाल का मशहूर फैशन डिजाइनर का शोरूम था, जहां अलग अलग सेलिब्रिटी और बड़े आमदी औरतों के लिए कपड़े डिजाइन होते थे। यशवी ने फैशन डिजाइन में डिप्लोमा किया था और उसके बाद उसे आगे भी कुछ इंटरनेशनल कोर्सेस करने थे, पर उसके पापा को हॉर्ट की प्रॉब्लम थी। उसके पापा का 30% हॉर्ट चलता था, जिस वजह से वो कमजोर हो चुके थे और बहुत कम काम करते थे। यशवी ने सब काम संभाल लिया था और अपने हुनूर से घर चला रही थी। यशवी की मम्मी एक टीचर थी, तो उनका घर चलता था, और यशवी उनकी अकेली लाडली बेटी थी, जिस वजह से यशवी को अपने माँ बाप की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी। यशवी दिखने में गोरी और खूबसूरत थी, पर उसे सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यशवी अपने बाल को कभी कंघी भी नहीं करती थी। ऐसे ही पोनी बनाकर लूज शर्ट पहनकर और स्किनी जीन्स, पैर में शूज और आंखों में फैशन के चश्मे पहनकर बिना मेकअप के निकल जाती थी। फिर भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी। चैप्टर 2। यशवी अपने ऑफिस पहुंच जाती है, पर यशवी को देर हो चुकी थी। यशवी पूरे 30 मिनट लेट थी। यशवी भागकर जाती है और अपना कार्ड दिखा के एंट्री करवा देती है। आज यशवी ने जो डिजाइन ड्रॉ की थी वो सबको दिखानी थी, और शायद वो डिजाइन दिखाने से उसे प्रमोशन भी मिल जाता अपने मैडम बॉस से। यशवी की बॉस एक औरत थी जिनकी उम्र करीब 40 साल की थी, पर रूल्स की बहुत पक्की था। अगर कोई रूल्स तोड़े तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यशवी जल्दी से लिफ्ट से ऊपर जाती है। सारा स्टाफ यशवी को देख रहा था। पूरे स्टाफ को पता था यशवी हर वक्त लेट आती और हमेशा मैडल बॉस से डांट खाती है। यशवी जल्दी से अपने टेबल के पास जाती है और वहां से नीचे टेबल के एक ड्रॉवर में से अपने डिजाइन निकालती है। यशवी को अपने डिजाइन की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो ड्रॉवर को लॉक करना भूल गई थी। यशवी जल्दी से डिजाइन लेकर मैडम बॉस के केबिन में जाने लगती है। तभी एक स्टाफ मेंबर कहता है, यशवी जल्दी जाओ, आज मैडम बॉस सच में तुमसे गुस्सा है। यार तो कितनी लेट आती है, ऊपर से आज सबको डिजाइन दिखाने की बारी है। जिसकी डिजाइन बेस्ट होगी उसे प्रमोशन मिलेगा, जा जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। यशवी हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है और केबिन के बाहर पहले अपने बालों को देखती है और बालों को सही कर डोर को नॉक करती है। यशवी कहती है, मे आई कमिंग मैडम बॉस। बॉस कहती है, कम इन। सारी लड़कियां और कुछ लड़के वहां बैठे हुए थे, सबके हाथ में डिजाइन थी। यशवी अपनों दोस्त नताशा के सामने देखती है। नताशा यशवी को देखते हुए कहती है, ये कहाँ है यशवी, कितनी देर कर दी तूने, टाइम तो देख। ये सब नताशा होठ हिलाते हुए कहती है। यशवी इशारे से कहती है, सॉरी यार देर हो गई, आंख ही नहीं खुली। तभी एक कड़क आवाज आती है, आए आए मोहतरमा, आखिर आपको आने का वक्त मिल गया। मुझे तो लगा आपको लेने टैक्सी भेजनी पड़ेगी, फिर आप उठेगी, तैयार होगी, टैक्सी में बैठी यहाँ आएगी, तब तक हम सब तो वेले बैठे हैं, तुम्हारी राह देख रहे होंगे। मैडम बॉस की बात सुन यशवी कहती है, सॉरी मैम, बस में आना होता है और ड्राइवर रुकते रुकते हुए आता है तो देरी हो जाती है। मैडम बॉस यशवी को देखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, इसमें क्या मेरी गलती है, बस किसे जल्दी पकड़ने चाहिए, मुझे कि आपको। यशवी अपना सिर झुका कर कहती है, सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैडम बॉस गुस्से से कहती है, ये कंपनी है, कोई धर्मशाला नहीं। एक एम्प्लॉय को महीने के 2 बार लेट हुआ तो उसकी गलती माफ कर दी जाएगी, और तीसरी बार से मैं 1000 रुपये काट दूंगी सैलरी में से, अब करिए अपनी मनमानी। यशवी का मुंह उतर जाता है, वो वैसे ही खड़ी रहती है। मैडम बॉस कहती है, यशवी तुम्हारा तो रोज का हो चुका है, इसलिए आज तुम्हारे 1000 रुपये कट हो जाएंगे। ये सुन यशवी को बहुत बुरा लगता है, उसे रोना आ रहा था। वो कहती है, नहीं मैम प्लीज, कल से पक्का जल्दी आऊंगी, आज मेरे पैसे मत काटिए प्लीज। मैडम बॉस कहती है, नो मोर डिस्कशन, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अगर तुम्हें अपनी डिजाइन दिखानी है तो बैठ जाओ, वरना जा सकती हो, वैसे भी मीटिंग तुम्हारी वजह से 30 मिनट लेट है। यशवी हाँ में सिर हिला देती है और नताशा के पास जाकर बैठ जाती है। नताशा धीरे से कहती है, बोला था मैंने, मेरी स्कूटी पर चलते हैं, तुझे ही महान बनना था, नहीं मुझे तेरा कोई एहसान नहीं लेना, अब देख काट दिए ना पैसे। यशवी को बहुत बुरा लगता है, वो शांति से बैठ जाती है। उसके लिए 1000 रुपये क्या थे, उसे पता था उसके पापा की 1 हफ्ते की दवाई उसमें आ जा सकती थी। वही सामने बैठी लड़की कब से कुटिल मुस्कान के साथ यशवी को देख रही थी।
उसे बहुत मजा आ रहा था यशवी का ये हाल देखते हुए, वो कब से हंस रही थी। तभी मैडम बॉस कहती है, उसी कुटिल मुस्कान वाली लड़की से कहती है, सनाया लाओ तुम्हारी डिजाइन दिखाई, शुरुआत तुमसे ही करते हैं। हर बार यशवी से ही शुरुआत होती थी क्योंकि यशवी के डिजाइन बहुत ही अच्छे होते थे और उसे शाबाशी भी मिलती थी। इस वजह से मैडम बॉस शीतल अग्निहोत्री यशवी की गलती माफ कर देती थी, पर बार बार होने पर किसी को भी गुस्सा आने लगता है। सनाया एक नजर यशवी को देखती है, यशवी भी सनाया को देखती है। सनाया यशवी को कुटिल मुस्कान दे देती है, यशवी कुछ समझ नहीं पाती। मिसेज शीतल डिजाइन देखने लगती है। वो ध्यान से डिजाइन देख रही थी। तभी मिसेज शीतल खुश होकर कहती है, वाह सनाया, इस बार तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तुम भी यशवी को टक्कर मार सकती हो। ये सुन यशवी सनाया के डिजाइन देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। यशवी पैनिक करते हुए कहती है, ये डिजाइन तो मेरे है मैम। सनाया की हंसी गायब हो जाती है, उसे पता था ऐसा कुछ होगा। वो ड्रामा करते हुए कहती है, मैम ये डिजाइन कैसे यशवी के हो सकते हैं, मैंने अभी तो आपके सामने आपको दिए। मिसेज शीतल को कुछ समझ नहीं आता, वो यशवी के डिजाइन उससे मांगती है। यशवी अपनी डिजाइन अपनी मैडम बॉस को देती है। मिसेज शीतल यशवी और सनाया से कहती है, ये आइडिया किसका है। यशवी सनाया दोनों साथ में कहती है, मैम ये आइडिया मेरा है और डिजाइन भी मेरे है। यशवी सनाया को घूरने लगती है। वही सनाया बेचारा मुंह बना के कहती है, देखिए मैम कैसे मुझे घूर रही है, मैं सही थी, ये डिजाइन वाकई मेरे हैं, यशवी ने मेरे डिजाइन चोरी किए हैं। अगर ऐसा ना हो तो पूछो यशवी से, वो आज इतने देरी से क्यों आई, रोज तो सिर्फ 15 मिनट लेट आती है, आज पौना घंटा लेट आए है। यशवी कुछ कहने जाती पर उसके लेट आने की वजह पर चुप हो जाती है। वो नहीं बता सकती थी वो लेट क्यों आए है। यशवी मैडम से कहती है, मैम यकीन कीजिए है डिजाइन मेरी है, मैं अभी आपको सेम ड्रॉ करके दे सकती हूँ। सनाया कहती है, मैम आप मुझे कहिए, मैं भी सेम ऐसा ड्रॉ करके दे सकती हूँ, ये डिजाइन मेरी ही है। मिसेज शीतल को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें दोनों लड़कियों पर विश्वास था, पर अब कौन झूठ बोल रही है कौन सच, ये कैसे पता लगाए, ये उन्हें समझ नहीं आता। तभी मिसेज शीतल कुछ कहती है। यशवी ये सुन चौंक जाती है और उसके आंख से आंसू आ जाते हैं, और ये आंसू खुशी के हैं या दुख के वो वक्त ही बताएगा। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आखिर क्यों नहीं बता रही थी यशवी अपने लेट आने की वजह जानने के लिए देखते रहिए मेरी यह नोवेल ब्यूटी ऑफ रॉयस, एक अनकही सी दस्ता। चैप्टर 3, रिधान रॉय इज किंग ऑफ बसीनस। अब आगे। यूके बड़े से एक क्लब में शांति छाई हुई थी। सब लोग कैसिनो को देख रहे थे। एक आदमी अपनी उंगलियां कैसिनो बोर्ड पर फिरा रहा था। उसकी काली आंखें एक टक कुकिस को देख रही थी। वही आसपास खड़े बिजनेसमैन के पसीने छूट रहे थे। तभी वो शख्स डेविल स्माइल के साथ अपनी बाजी लगा देता है और उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है। 1.1 ट्रिलियन डॉलर उसके अकाउंट में थे, अर्थात 1 लाख करोड़। वो आदमी अपनी स्क्रीन से सबको मैसेज दिखा देता है। सभी बिजनेसमैन का चेहरा उतरा हुआ था। तभी आसपास हूटिंग होने लगती है, रिधान रॉय के नाम से। रिधान 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 रॉय इज किंग ऑफ बसीनस। सारी लड़कियां कहती है, यार देखो ना कितना हैंडसम है, यार कितना हॉट है, उसके बाल तो देखो, उसी एक्स और गुस्सा देखो, सब पर मैं मर जावा। सभी लड़कियां खुद ने ये सब कह रही थी। वही वो शख्स सोफे पर बैठ जाता है। उस शख्स ने ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था। वो अपनी घमंडी नजरों से सब बिजनेसमैन को देख रहा था। चारों ओर नाच गाना शुरू हो चुका था। रिधान अपनी नशीली आंखों से सबको देख रहा था। वो ड्रिंक का एक शिप पीते हुए सोफे पर अपना सिर रख आंखें बंद कर देता है। तभी रिधान बड़े ही जुनून से कहता है, संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। कहकर बड़े रोब से खड़े होकर जेब में हाथ डाल वही बने अपने प्राइवेट कमरे में चला जाता है और अपने कपड़े खोल एक शॉर्ट्स पहन लेता है और स्विमिंग पूल में डुबकी लगा देता है। रिधान रॉय, उम्र 26 साल, गोरा रंग, काले बाल, काली आंखें, गालों पर बियर हाइट 5 फीट 7 इंच, चेहरे पर घमंड के साथ दीवाल से सिर लगा के बैठा हुआ था। रिधान ने अपनी बॉडी दिन रात मेहनत कर जिम में बनाई हुई थी। रिधान पर सारी ऑफिस की लड़कियां, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी, उनके इंडस्ट्रियल की सारी मॉडल, सब रिधान रॉय RR
पर फिदा थी, पर रिधान को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बहन से प्यार करता था और किसी से नहीं। तभी किसी का कॉल आता है। रिधान स्क्रीन पर सो हो रहे नाम को देखता है और उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो फोन उठाकर कहता है, आखिरकार मेरी किस्मत को अभी याद आए अपने इस बिग ब्रो की। रुस्तम कहती है, बिग ब्रो आपको पता है मैं क्यों आपसे नाराज हूँ। जब आप मुझे छोड़कर यूरोप ट्रिप चले जाते हैं तो मुझे नहीं पसंद आता और आपकी किस्मत नाराज हो जाती है। रिधान मुस्कराकर, ओके, कल सुबह तुम्हारी नींद खुलने से पहले मैं तुम्हारे सामने हाजिर होगा। ओके किस्मस। रुस्तम खुश हो जाती है और उछल कर कहती है, सच में भैया मैं बहुत खुश हूँ। और अभी जा रही सोने, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। बाय, गुड नाइट सिया। रिधान अपना फोन काटकर अपने असिस्टेंट राकेश को कॉल करता है। अभी 15 मिनट में मेरा जेट रेडी करो इंडिया के लिए। राका, ओके बॉस। रिधान फोन कट कर कहता है, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। पहला मेरी बहन, मेरी रूसी और मेरी कंपनी जिसे मैं बहुत शिद्दत से चाहता हूँ और उसके आगे कोई नहीं आ सकता, चाहे वो सगा हो या सोतेला। रिधान की आंख में इस वक्त जुनून था। उसके फोन के वॉलपेपर पर एक खूबसूरत औरत की फोटो थी जो कुछ 27-28 साल की थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। रिधान उसकी मुस्कान देख मुस्करा देता है और फोटो को देखे ही जाता है। रिधान खड़ा होता है और अपने कपड़े बदल होटल से बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। कार के आसपास ब्लैक कपड़े पहने वक्त से बॉडीगार्ड थे जिनके कपड़ों पर आरआर नाम का बेच लिखा हुआ था, यानी कि रिधान रॉय और आरआर एंटरप्राइज का मालिक था, जिसने खुद अपनी मेहनत पर अपने बाप की विरासत ठुकरा कर बनाया था। रिधान की ब्लैक BMW वहां से चलने लगती है। उसके पीछे कई गाड़ियां चल रही थी जो सारे गार्ड्स की थी। रिधान का एक सेक्रेटरी था जिसका नाम मोहित था। वो आगे की सीट पर बैठा रिधान की कुछ मीटिंग अपडेट दे रहा था। वही रिधान के एक्सप्रेशन कठोर थे। वो एक टक सामने देखते हुए सब कुछ सुन रहा था। मोहित कहता है, सर इस बार विधान सर ने भी अपनी कुछ मॉडल्स तैयार की है। रिधान अपने फोन में कुछ करते हुए कहता है, हम करने दो, उसे जो काबिल होगा उसे ही मिलेगा। और वो इंसान सिर्फ एक है, आरआर रिधान रॉय। मोहित हाँ में सिर हिला देता है। उनकी गाड़ियां एक गोदान के पास जा रही थी। रिधान की कार एक जगह आकर रुकती है। रिधान बड़े रोब से बाहर निकलता है और अपने कदम आगे बढ़ा देता है। रिधान में बॉडीगार्ड्स रिधान के आसपास चल रहे थे। रिधान बड़े रोब से चल रहा था। उसकी चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे, पर वक्त रहते डार्क होते जा रहे थे। रिधान गोदान में आ जाता है और सामने एक इंडियन आदमी को देखता है जो चेयर से बंधा हुआ था। रिधान उस आदमी के सामने जाता है और अपनी जेब से गन निकालकर उस आदमी के चेहरे पर घुमाते हुए कहता है, तो चूहा इस बिल में आकर छुपा था। वो आदमी डरते हुए कहता है, कौन? को न। रिधान रॉय उस आदमी के बाल खींचकर कहता है, तुम्हारी मौत। वो आदमी डर जाता है। वो आदमी चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि रिधान के आदमियों ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा था। उस आदमी का पूरा चेहरा सफेद से नीला पड़ चुका था। उसे हर जगह दर्द हो रहा था जिससे वो चिल्ला भी नहीं सकता था। रिधान कहता है, तुम्हें क्या लगा इतना बड़ा कांड कर यहाँ आकर छुप जाओगे? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यूं के आया हूं, मेरा हजारों करोड़ों का बिजनेस छोड़कर सिर्फ तुमसे मिलने। सोचो कितने लकी हो तुम। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता। तभी रिधान कहता है, रिधान रॉय कहता है, मैं ना कोई माफिया हूं और ना कोई डॉन, ना कोई गैंगस्टर, पर तुमने मेरी बहन को जबरदस्ती छूने की कोशिश की है और उसके ड्रिंक में ड्रग्स डालकर उसका रेप करने जा रहे थे। मैं कैसे तुम्हें छोड़ देता? एक भाई को अपनी बहन के रक्षा के लिए रावण तो बनना ही पड़ता है, और तुमने तो मेरी फूल जैसी बहन के साथ इतना गलत करने का सोचा है, तो सोचो मैं कितनी दर्दनाक मौत दूंगा। कहकर वो रिधान उस आदमी के निचले हिस्से में पॉइंट पर गोली मार देता है। वो आदमी एक ही झटके में मर जाता है। रिधान हंसकर कहता है, RIP। रिधान इशारे से अपने गार्ड को कहता है कि ये बॉडी को हटा दे। गार्ड समझ जाते हैं और किसी को पता ना चले उस तरह बॉडी को दफना देते हैं। वैसे भी ये आदमी फर्जी पासपोर्ट और वीजा पे यहाँ आया था, जिसके वजह से उसके घर वाले भी पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते थे। रिधान इंडिया के लिए निकल जाता है। चैप्टर 4, तरल का सच यशवी के सामने। अब आगे मिसेज अग्रवाल कहती है,
सॉरी यशवी, मैं तुम्हारी डिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि सबसे पहले यहाँ सानिया आ गई थी और कौन सच्चा है कौन झूठा है ये भी मुझे पता नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारी कंपनी की रिपुटेशन का सवाल है। अगर यहाँ किसी को पता चला किसी ने किसी के डिजाइन चोरी की है तो तुम दोनों लड़कियों की क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए ये मामला यहीं खत्म करते हैं, और जो पहले आया उसकी डिजाइन को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, गलती भी तुम्हारी है यशवी। अगर तुम आज पहले आ जाती तो मैं तुम्हारे डिजाइन सेलेक्ट कर देती। यशवी की आंख से आंसू निकल जाते हैं, वही सानिया के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। मिसेज अग्रवाल कहते हैं, मैंने सबके डिजाइन देखे हैं, मुझे यशवी आज सानिया के डिजाइन यूनिक लगे पर वो सेम ही है, इसलिए मैं सानिया के डिजाइन को सेलेक्ट करती हूँ और उसे प्रमोशन देती हूँ आप सबकी हेड मैनेजर बनने का। कॉन्ग्रेचुलेशंस सानिया। सानिया खुश हो जाती है और थैंक यू मैम कहती है। वही सब लोग खुश थे, उन्हें लगा आज बाजी यशवी जीत जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सानिया जीत गई और उसे प्रमोशन मिल गया। सानिया और सभी लोग वहां से चले जाते हैं, वही यशवी और नताशा वही थे। नताशा यशवी को संभाल रही थी। तभी मिसेज शीतल कहती है, यशवी थोड़ी देर बाद मेरे केबिन में आना और जाओ अब अपना काम करो। यशवी हाँ कहती है। मिसेज शीतल वहां से चली जाती है। तभी नताशा यशवी से पूछती है, तू सिर्फ 5-10 मिनट लेट हो जाती है और घर पर तो वक्त से निकली थी, आज क्यों इतनी देरी क्यों होगी, कहाँ रुक गई थी। यशवी कुछ नहीं कहती है और वहां से खड़ी होकर वॉशरूम चली जाती है। यशवी अपना चेहरा पानी से धोती है और नेपकिन निकाल उसे साफ कर देती है। तभी उसे आवाज आती है, देखो तो जरा आंखें लाल है कि नहीं। अरे मेरा मतलब तुम रो रही होगी, तुम्हें जो प्रमोशन जो नहीं मिला। यशवी गुस्से से देखती है पर कुछ कहती नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या कहे। सानिया से उसके डिजाइन चोरी तो हुए थे पर आखिर हुए कैसे ये नहीं पता था। तभी सानिया यशवी का हाथ पकड़ कहती है, गलती से तुम्हारी टेबल की चाबी टेबल पर रह गई थी, कल तुम लेना भूल गई और डिजाइन भी उसी में थे, शायद तुम उसे भी लेना भूल गई। संभल कर, चोरी बहुत होती, आज कल कोई तुम्हारी डिजाइन चोरी कर ले तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। मेहनत तुम करो और प्रमोशन किसी और को मिले। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कहकर सानिया वहां से जाते हुए कहती है, इडियट, और बाहर निकल जाती है। वही यशवी गुस्से से बाहर उसके पीछे जाने लगती है। लॉबी में वहां कोई नहीं था। यशवी उसके पीछे जाकर सानिया को कंधे से पकड़ घुमाकर डे से सानिया को थप्पड़ मारने को जाती है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसे ही पलटकर थप्पड़ मार देता है। यशवी का गाल एक तरफ हो जाता है। यशवी अपना गाल पकड़ सामने देखती है। सामने तरल खड़ा था, यशवी का 1 महीने से बना हुआ बॉयफ्रेंड जिसे वो बहुत पसंद करती है। यशवी सवालिया नजरों से आंसू भरी आंखों से तरल के सामने देखती है। सानिया आगे आकर हंसते हुए कहती है, ओह क्या हुआ, तुम्हारे बाबू ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। अरे रे कहकर हंसने लगती है। तरल सानिया की कमर पकड़ अपनी ओर खींचकर कहता है, ये मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड मिस सानिया गुप्ता। ये सुन यशवी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। यशवी तरल के सामने एकटक देखने लगती है। तभी सानिया तरल के गालों पर किसकर कहती है, जान इसे मैं समझाती हूँ, बेचारी कंफ्यूज है। सानिया कहती है, मैं और तरल 2 साल से रिलेशनशिप में है, तुम्हारी इस कंपनी से आने से पहले पहले सबको मेरे डिजाइन और तरल की ड्राइंग टैलेंट पसंद था। वो 10 मिनट में एक डिजाइन रेडी कर सकता है, और तुम्हारे आने के बाद तो जैसे मानो हम दोनों की वैल्यू मेम के आगे कम होने लगी। हम दोनों जो काम कर रहे थे वो तुम अकेली काम कर देती हो, बेस्ट डिजाइन वो भी कम टाइम में, इसलिए शीतल मेम की चमची बनती फिरती थी ना। फ्लैशबैक। यशवी को सब याद आता है। यशवी टाइम पर ऑफिस आ चुकी थी और डे से ही अंदर जाने को होती है, तभी उसे कोई खींच लेता है। यशवी डर जाती है और सामने देखती है, सामने तरल था। तरल उसे पार्किंग में ले जाया जाता है जहां कैमरा नहीं लगे थे, और यशवी को दीवार से लगा के खुश उसके पास आकर उसकी कमर पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है। यशवी कहती है, तरल आप यहाँ और मुझे यहाँ क्यों लेके आए? प्लीज मुझे जाने दीजिए, आज मेरी मीटिंग है, आपको तो पता है ना मैंने ओवर टाइम कर डिजाइन बनाए थे। मुझे देरी नहीं करनी है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तरल यशवी को खींचकर कहता है, जाने दूंगा, पर पहले किस तो देती जाओ। मूवी में देखा नहीं है क्या, गुड मॉर्निंग किस, गुड नाइट किस।
ये सुन यशवी के गाल लाल हो जाते हैं। तरल प्यार से कशिश को देखता है। तभी यशवी कहती है, नहीं तरल, अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, मैं ये सब नहीं चाहती। तरल को थोड़ा गुस्सा आते हैं पर खुद को कंट्रोल कर कहता है, ठीक है जाओ, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती और आज पूरा दिन मुझसे बात मत करना। यशवी को ये सुन बुरा लगता है। यशवी तरल के पास जाती है और अपने अंगूठे पर खड़ी होकर तरल के गाल पर किस कर देती है। तरह अपना मुंह बना देता है जो यशवी नहीं देख पाती। यशवी मुस्कुराकर लाल गालों से कहती है, अब तो ठीक है ना। तरल हाँ में सिर हिला देता है और अपनी वॉच में देख वापस यशवी को अपनी बाहों में खींचकर हक कर देता है। यशवी चौंक कर कहती है, तरल छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे देर हो रहा है। तरल किसी ना किसी बहाने से यशवी को रोक रहा था। यशवी यादों से बाहर आती है। तरल मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? मैंने सिर्फ मेरे और मेरी जान के मकसद के लिए तुम्हें यूज किया। सिर्फ यूज। तुम यूज एंड थ्रो वाली चीज हो, परमेट रखने वाली चीज नहीं हो। ये सुन यशवी के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो भागकर अपने टेबल के पास चली जाती है और रोने लगती है। आज कितना बड़ा धोखा हो चुका था उसके साथ। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। अब आगे क्या होगा? चैप्टर 5। इस बार टेंडर विधान रॉय जीतेगा। अब आगे। एयरपोर्ट पर इस वक्त चहल पहल थी। बहुत से लोग देश विदेश के लिए इसी स्थान से उड़ान भर रहे थे, तो वही कुछ अलग अलग स्थानों से प्रवास कर यहाँ उतर रहे। उन्हीं लैंड हुए प्लेन्स में से एक शख्स एलिवेटर उतरता हुआ नीचे उतरा। उस शख्स ने मास्क पहन रखा था और उसकी भूरी आंखें ब्लैक शेड्स के पीछे ढकी हुई थी। ब्लैक रंग का लॉन्ग ओवरकोट और गले में स्कार्फ लपेटे वो नौजवान बिल्कुल एक विदेशी लग रहा था। आसपास के कई लोग उसे ही एकटक निहार रहे थे। ठंडी का मौसम तो था ही, और मुंबई की भूमि गर्मी की ऋतु में सूर्य की तेज किरणों का भोग कर वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदों से अपनी तपती जलन को मिटा आज ठंडी थी। हवाएं आज सिहरन पैदा कर रही थी, मानो किसी आने वाली सुखमय घटना का प्रथम चरण शुरू हो गया हो। उस शख्स ने कांच की दीवार के उस पार बने मुंबई के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को अपनी चील सी नजरों से देखा और टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, आई एम बैक आर। जल्द मुलाकात होगी, कहकर तिरछा मुस्कुरा देता है। सभी लड़कियां उस शख्स को देख रही थी। उस शख्स से पीछे कई आदमी चल रहे थे जिन्होंने काला यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उनके कोट पर वीआर लिखा हुआ था। वो आदमी गोरा था, पर वो एक इंडियन ही था, पर किसी मॉडल से कम नहीं था। वो आदमी एयरपोर्ट से बाहर आता है, तभी मीडिया वाले जोर जोर से पुकारते हैं, मिस्टर विधान रॉय, हम सब ने सुना है विधान रॉय और अपने एक ही प्रोजेक्ट का टेंडर भरा है, तो आपको क्या लगता है बाजी कौन हारेगा इस बार और कौन जीतेगा टेंडर? वो शख्स अपने शेड्स निकाल कर कहता है, इस बार टेंडर विधान रॉय जीतेगा। विधान रॉय के आगे जो कोई भी आएगा उसको मैं कुचल के रख दूंगा, फिर चाहे वो रिश्ता प्यार का हो या नफरत का। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। विधान रॉय, उम्र 25 साल, दिखने में गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, बुरे बाल, चालक और स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले। इन्हें भी हमेशा आरआर कंपनी के साथ जितना होता है, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कभी ना हारना। स्वभाव में गुस्सैल और कम बोलने वाले, लड़कियों से कोसों दूर रहने वाले हैं। इन्हें सिर्फ एक इंसान से प्यार है, वो उनकी मां जो हालातों के चलते हॉस्पिटल में है। विधान ने भी खुद की एक कंपनी खड़ी की है जो वीआर के नाम से जानी जाती है। आरआर और वीआर दोनों कंपनियां एक ही जैसा काम करती है और दोनों एक ही घर की होकर राइवल है। आखिर क्या हुआ था दोनों भाइयों के बीच जो एक ही बाप के होकर एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं? वो तो वक्त ही बताएगा। विधान मीडिया को कोई जवाब नहीं देता और उसी गुस्से से वहां से निकल जाता है। सभी लड़कियां अपने दिल पर हाथ रख रही थी, मानो विधान को देख उनका दिल बाहर निकल आने वाला हो। विधान अपने कार में बैठ जाता है, उसका पा भी आगे बैठ जाता है, कार ड्राइवर चलाने लगता है। तभी विधान कहता है, क्या अपडेट है पिनक? पिनक कहता है, सर मैम को सारी ट्रीटमेंट मिल रही है, पर उनका जो ब्लड ग्रुप है उनके डोनर बहुत कम है और हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में वो सेम ग्रुप वाला ब्लड नहीं है। ये सुन विधान को गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या मतलब है ब्लड नहीं है? हॉस्पिटल चला रहे हैं कि होलसेल में सामाना बेच रहे हैं? इतना बड़ा हॉस्पिटल होकर एक ब्लड का अरेंज नहीं रख सकते?
अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ और हॉस्पिटल के टीम HR सबको बुलाओ, आज हॉस्पिटल जाएगा या उनकी नौकरी गलती कर दी। सब ने विधान रॉय से मिलकर विधान का गाड़ियों का काफिला जोरों से रास्ते पर चलने लगता है। व्हाइट कलर के BMW में विधान था और पीछे सभी काले रंग की एक जेसी कार चल रही थी जो बॉडीगार्ड थी। विधान थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। विधान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी जो साफ साफ दिखाई दे रही थी। विधान कार से बाहर होकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। विधान रॉय के आने से सभी लोग डर जाते हैं। तभी एक वार्ड बॉय भागते हुए डॉक्टर दुबे के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर मिस्टर विधान रॉय आपके केबिन में ही गुस्से से आ रहा है। लगता है उन्हें हमारी बेदकारी के बारे में पता चल गया है। विधान केबिन का दरवाजा लात मारकर खोल देता है और सीधे जकड़ डॉक्टर का कॉलर पकड़ कहता है, क्यों बेफटीचर, क्या पगार नहीं मिलती तुम्हें या कम पड़ रही है? हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर होकर सिर्फ कुर्सी सेकनी है, सबको काम कुछ नहीं करना। बता ये सब गड़बड़ कैसे हुई? ब्लड बैंक से ब्लड क्यों नहीं? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ यही इसी टेबल के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 0.15 मिनट है, कहीं से सेम ब्लड लाकर मेरी माँ का ट्रीटमेंट शुरू करो वरना ये हॉस्पिटल कल बुलडोजर के नीचे होगा। वो डॉक्टर हकलाते हुए कहता है, जी हाँ अभी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह कहकर अपने फोन से जान पहचान में जितने भी ब्लड बैंक वाले हैं और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां फोन कर वो डॉक्टर पूछने लगता है। वही विधान चेयर पर बैठकर सिगरेट जलाकर उसे पीने लगता है। विधान आराम से किसी राजा की तरह बैठा था और डॉक्टर को देखे जा रहा था। तभी विधान का फोन बजता है। विधान ओके कहकर फोन रख देता है और वॉलपेपर देखने लगता है जिसमें विधान की मां की तस्वीर थी। विधान फोन को अपने सीने से लगा देता है और कुछ मिनटों में नॉर्मल होकर सर्द आवाज में कहता है, सिर्फ 3 मिनट बची है और उसके साथ आप सभी का काम खत्म होने वाला है। एम्बुलेंस तैयार करो, मेरी मां को दूसरे हॉस्पिटल ले चलो। तभी डॉक्टर डरते हुए कहता है, सर हो गया, हमें डोनर मिल गया, आपकी मां का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। कहकर एक केबिन के बाहर जाता है। वही विधान तिरछा मुस्कुरा देता है। तभी उसका पा उसके पास आता है। पिनक कहता, यस बॉस। विधान कहता है, यहां मौजूद सभी स्टाफ और डॉक्टर को 6 महीने के लिए सस्पेंस होने चाहिए और नई काबिल टीम चाहिए इसे महीने में, और सबको निकालो। पिनक यस बॉस कहकर चला जाता है। चैप्टर 6 किस्मत से मुलाकात। अब आगे विधान रॉय बड़े शान से इंडियन एयरपोर्ट आता है। उसके आगे पीछे सब जगह उसके बॉडीगार्ड चल रहे थे। विधान के चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिख रहा था क्योंकि उसने विधान का स्टेटमेंट सुन लिया था। विधान अपने कदम बढ़ाते हुए बाहर चला जाता है। तभी वहां मीडिया वाले सर कहकर विधान को बुलाने लगते हैं। विधान ने ब्राउन ओवरकोट पहना हुआ था और अपने शेड्स लगाए हुए थे। विधान चलते हुए जा रहा था और उसके बॉडीगार्ड मीडिया को उसके पास आने से रोक रहे थे। तभी एक मीडिया वाला जोर से बोलता है, सर आप कुछ कहकर जाए, क्या आपको भी लगता है आपके भाई जीत जाएंगे और आप हार जाएंगे? ये सुन विधान सिर टेढ़ा कर उस रिपोर्टर की ओर देखता है और खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर कहता है, मैंने सुना तो है कुत्ते रात में बहुत भौंकते हैं। आज सही भी हो गया। रात के 3 बजे तुम सब उस विधान रॉय की चापलूसी करने बैठे हो तो करते रहो। मेरी ओर से कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि मैं करके दिखाता हूं। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। इतना कहकर डेविल स्माइल कर वहां से बड़े रोब से चला जाता है। विधान के जाते हैं। विधान ने जो कहा न्यूज चैनल पर चलने लगता है। सुबह 7 बजे एक लड़की अपने आंखें खोलते हैं और अपने बड़े से टैडी को गले लगाते हुए उठती है। तभी उसका ध्यान सामने खड़े शख्स पर जाती है जो बिना किसी भाव के जेब में हाथ डाले खड़ा था। वो लड़की मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है और भागते हुए उस शख्स के गले लग जाती है और कहती है, विधान भैया आप आ गए, आई मिस यू सो मच। आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। विधान उस लड़की के माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, कहा था ना रिशु तुम्हारी नींद खुलने से पहले आ जाऊंगा, देखो आ गया तुम्हारा बिग ब्रो। रुस्तम हमें सिर हिला देती है। विधान कहता है, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने आओ। रुस्तम हमें सिर हिला देती है। विधान कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुस्तम एक खूबसूरत सी शॉर्ट फ्रॉक पहनकर नीचे आती है। विधान खाने के टेबल पर बीच में बड़ी सी चेयर पर बैठा था।
रिधान का हर एक एक्शन परफेक्ट था, जिसे कोई देखे तो फिदा ही हो जाए। रिधान अपनी घड़ी में देखता है और सामने देखता है। रिधान सख्ती से कहता है, मैंने कहा है किसमिस, आज तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। रुस्तम नाराज होकर कहती है, ब्रो आप भी ना, आपको तो सिर्फ डांटना होता है, उससे अच्छे पापा अच्छे हैं, मुझे प्यार तो करते हैं। ये बात सुन रिधान के हाथ रुक जाते हैं जो नाश्ता कर रहा था। रिधान कहता है, कब मिली थी उस इंसान से और मुझे खबर भी नहीं है। रुस्तम अपनी आंखें मिच लेती है, उसे ये बात नहीं कहने चाहिए थी। रुस्तम हकलाते हुए कहती है, मतलब ब्रो वो पिछली बार मुझे जब मिले थे तब मुझसे प्यार से बात की थी, इसलिए मेरे मुंह से ये बात निकल गई। रिधान रुस्तम से कहता है, किसमिस अब तुम मेरे सारे लड़ प्यार छूट का फायदा उठा रही हो। रुस्तम कहती है, नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। रिधान कहता है, ऐसा ही है, तुम अब उस इंसान से नहीं मिलोगी बस। रुस्तम गुस्से से खड़ी होकर कहती है, ब्रो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते मैं किस से मिलूं और किस से नहीं, वो मेरे भी डेड है, मेरा मन करता है बाकी दोस्तों की तरह मेरी भी एक फैमिली हो, मेरे भी डेड हो जो मेरे साथ रहे, मेरी भी एक माँ, मैं बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसती रही, डेड दुनिया में होकर डेड से दूर रहना पड़ रहा है, आखिर क्यों ब्रो, ऐसा क्या किया है डेड ने। रिधान अपनी दाढ़ी पर अपने हाथ फेरता है और खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। रिधान एक शांत इंसान था, कम बोलता रहा और कम गुस्सा करता था, पर जब गुस्सा आया तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता था। रुस्तम कहती है, ब्रो अब कुछ बोलिए, आप शांत क्यों है। रिधान खड़ा हो जाता है और कहता है, किसमिस चुप, एकदम चुप, तुम इन सब के लिए बहुत छोटी हो, मैं नहीं चाहता मेरे पर जो बीती वो तुम पर बीते, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और रणधीर रॉय से दूर रखना चाहता हूँ। रुस्तम रोते हुए कहती है, पापा है वो हमारे ब्रो। रिधान कहता है, रणधीर रॉय मर चुका है, हमारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप भाई बहन माँ सब कुछ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं। रुस्तम कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। तभी रिधान कहता है, 20 अगस्त को कहाँ गई थी। ये सुन रुस्तम चौंक जाती है और पीछे मुड़कर रिधान को देखती है। रिधान वापस पूछता है, बताओ किसमिस कहाँ गई थी तुम। रुस्तम हकलाते हुए कहती है, वो ब्रो में स्टडी के लिए ऋतु के घर गई थी। रिधान अपनी जेब में हाथ डालकर कहता है, किसमिस कब से अपने भाई से झूठ बोलना सीख गई, क्या कमी रह गई थी मेरे लड़ प्यार में, हम बताओ। रुस्तम मना करती है और भागते हुए अपने भाई के गले लग जाती है और कहती है, वो। रिधान कहता है, शुश चुप हो जाओ, अब वो आदमी कुछ नहीं करेगा। इतना सब कुछ हो गया और एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने किसमिस, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कितना पावरफुल है, सब कुछ मैनेज कर सकता है। रुस्तम कहती है, सॉरी भाई मैं डर गई थी, मुझे लगा आप मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। रिधान कहता है, किसमिस तुमने मुझे अभी तक जाना ही नहीं है, मैं सिर्फ गुस्सा तभी होता हूँ जब तुम उस शख्स से मिलती हो। मैंने कभी तुम्हें कोई चीज के लिए नहीं रोका है, पर तुमने ये बात छुपाई कैसे मुझसे, तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा, मेंटल टॉर्चर करता रहा और तुम सिर्फ सहती रही। तुम्हें क्या लगा रिधान रॉय को कुछ पता नहीं चलेगा, जिसे पूरी दुनिया का पता है अपनी बहन की जिंदगी में क्या चल रहा क्या नहीं, वो नहीं पता होगा क्या। रुस्तम कहती है, आपने क्या किया उस शख्स के साथ ब्रो। रिधान तिरछा मुस्करा देता है, पर वो मुस्कान रुस्तम को नहीं दिखती। रिधान उस अर्धमरे आदमी को याद करता है जिसने उसे गोली से मार दिया था, वो वही शख्स था जो रुस्तम को परेशान कर रहा था, और जब उसे पता चला कि रुस्तम किसी बड़े घर की बेटी है तक इंडिया बाहर चला गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए। यह रिधान आज विधान दोनों पावरफुल है, दोनों को रुतबा एक ही जैसा है, सिर्फ फर्क इतना है रिधान कम बोलता है और वो बहुत ही रूड है, वो मुंह पर अपने घमंड में कुछ भी बोल देता है जो मिर्ची की तरह तीखा होता है। रिधान कम गुस्सा करता है और जब गुस्सा आता है तो शांत नहीं होता। वही दूसरी ओर विधान कम बोलता है पर उसको बात बात पर गुस्सा आने लगता है, वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता और सीधे मुंह बात भी नहीं करता। चैप्टर 7 यशवी को एक अपॉर्चुनिटी मिलना। अब आगे। यशवी टेबल पर बैठकर रो रही थी, उससे तरल की नज़दिकियां याद आ रही थी, तरल के साथ बिताए हर एक पल याद आ रहे थे। वो रो रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, यशवी आपको शीतल मैम बुला रही है।
यशवी अपने आंसू पोंछती है और रुमाल से अपने चेहरा साफ कर देती और अपने बॉस के केबिन के लिए निकल जाती है। यशवी केबिन के बाहर जाकर नॉक करती है। अंदर से आवाज आती है, कमिंग। यशवी अंदर जाती है और सिर झुकाकर खड़ी रह जाती है। तभी मिसेज शीतल कहती है, आओ यशवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यशवी चेयर पर बैठ जाती है। मिसेज शीतल कहती है, देखिए यशवी, मैं जानती हूं तुम कभी किसी की डिजाइन कॉपी नहीं कर सकती, पर हमारी कंपनी का सवाल है। मैं यहाँ की सिर्फ एचआर हूँ, मुझे ऊपर जवान देना पड़ता है। अगर ये बात बाहर आ जाती तो क्या इज्जत रहती हमारे ब्रांच की। समझ सकती हो ना, इसलिए मैंने वहां कुछ किसी से कहा नहीं, पर मैंने सीसीटीवी फुटेज खुद जाकर चेक की, तुम्हारी डिजाइन सानिया ने चुराई है। पर अब मैं कोई एक्शन नहीं ले सकती, पर उसका प्रमोशन होने से रुकवा सकती हो। उसे अपनी पगार ज्यादा नहीं मिलेगी, पर वो मैनेजर की पोस्ट पर तो रहेगी। पर मैं उसे इतना बर्डन दे दूंगी काम का कि वो ऐसी सब हरकतें करना भूल जाएगी। और उसे कोई सब फाइल वही दूंगी, उसके किए की सजा उसे जरूर मिलकर रहेगी। उसे लगता होगा मैनेजर बन गई, सब एम्प्लॉय पर राज करेगी बैठे बैठे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। ये बात सुन यशवी हाँ में सही हिला देती है, पर कुछ कहती नहीं है। इन सब में तो उसका ही नुकसान हुआ था, उसे ही सब सहना पड़ रहा था, उसे ही बिना बात की सजा मिल रही थी। यशवी को उम्मीद थी अगर उसे प्रमोशन मिल जाता है तो उसे इंक्रीमेंट मिलेगा और उससे यशवी की सेविंग भी होगी, जो अब तक नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने पापा की बीमारी की चलते घर खर्च में पैसे देती थी। मिसेज शीतल कहती है, यशवी तुम्हें उदास होने की जरूर नहीं है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दे रही हूँ। अगर तुम उसे करने में कामयाब हो गई तो तुम बहुत आगे जाओगी, सानिया से भी आगे जाओगी। ये सुन यशवी उम्मीद से मिसेज शीतल को देखती है। मिसेज शीतल मुस्कुरा कर कहती है, हाँ यशवी, सही कहा मैंने, पर तुम्हें रात दिन मेहनत करनी होगी, क्या तुम करोगी? यशवी हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, मैम आप सिर्फ हुक्म कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी सब कुछ मैं कर सकूं। मिसेज शीतल कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक प्रोजेक्ट है, कई लोगों ने उनका टेंडर भरा है, उस टेंडर के लिए आरआर और वीआर दोनों कंपनी में जोरों से टक्कर चल रही है। और मुझे तुम्हारे डिजाइन पर इतना भरोसा है कि हम उस टेंडर को भर सके, और 80% जितने का चांस है तुम आरआर और वीआर के डिजाइनर को हरा सकती हो। तुम में इतनी हुनूर है, अगर ये टेंडर हम लोग जीत गए तो तुम पूरे इंडिया में फेमस हो जाओगी और सब लोग तुम्हारी डिजाइन की मांग करेंगे, और आरआर और वीआर जैसी कंपनी वालों की भी नजर तुम पर पड़ जाएगी और वहां भी तुम्हें जॉब का ऑफर आ सकता है। सोच लो कुछ एमजिंग डिजाइन से कितना फायदा है। यशवी ही सब मन में सोच रही थी, उसे कोई लालच नहीं था फेमस होने का, पर अगर ये सब करने से अगर उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होती है तो क्यों ना वो अपनी जी जान लगा दे। यशवी गहरी सांस लेकर तैयार हो जाती है। मिसेज शीतल खड़ी होकर यशवी को अपने पास बुलाती है। यशवी खड़ी होकर मिसेज शीतल का पैर छूती है और उनके गले लग जाती है। मिसेज शीतल यशवी को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो उसे परफेक्ट बनाना चाहती थी। उन्हें यशवी के हुनूर पर भरोसा था, अगर यशवी अपने काम पर फोकस करेगी तो दुनिया की सबसे बेस्ट डिजाइनर बनेगी। यशवी खुश थी, वो केबिन से बाहर आ जाती है और टेबल पर बैठकर लैपटॉप ऑन कर आरआर और वीआर के बारे में जानने लगती है। यशवी ने सिर्फ गूगल पर उनके बारे में जाना था कि ये दोनों कंपनी दुनिया की जानी मानी कंपनी है, और यशवी इंस्टा प्रोफाइल पर इनके डिजाइन देख रही थी। ये सब देख यशवी के तो पसीने छूटने लगे थे, आखिर वो इनके डिजाइन से बेस्ट कैसे बना सकती है। यशवी अपने मन में कुछ सोचती है, उसे डर लग रहा था, फिर भी यशवी हिम्मत नहीं हारती। यशवी कुछ पेपर लेती है और पेंसिल लेकर ड्रॉ करने लगती है। वही दूसरी ओर विधान केबिन में सिगरेट के कस ली रहा था, तभी डॉक्टर केबिन में आता है और सिर झुकाकर कहता है, सर बड़ी मैडम का इलाज हो गया है। विधान बड़े बड़े कस लेता है और सिगरेट को एस ट्रे में रख खड़े होकर कहता है, अब तुम अपनी फैमिली के साथ वैक्शन में जा सकते हो। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। वो डॉक्टर विधान के पैर पकड़ते हुए कहता है, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी एक जवान बेटी है, उसका क्या होगा? उसकी शादी की उम्र हो गई है और लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अगर मेरी जॉब छूट गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? विधान अपना पैर उससे छुड़ा देता है और अपना कोट सही करके कहता है,
ये बात मुझसे पंगा लेने पहले सोचने चाहिए थी। तुम्हें क्या लगा ब्लड बैंक में ब्लड नहीं कहकर अमीर आदमी से मुंह मांगी रकम मांग बाद में ये कहोगे कि ब्लड मिल चुका है और मैं मन जाऊंगा। बहुत देर से तुम जैसे थर्ड क्लास आदमी मुझसे उलझने से पहले मेरे बारे में पढ़कर आते। बेटा तुम जिस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हो ना, मैं उस स्कूल का हेड मास्टर था। तो विधान रॉय से चालाकी में तो कोई नहीं जीत सकता। विधान वहां से चला जाता है और एक वीआईपी कमरे में जाता है। कुछ बड़े बड़े डॉक्टर वहां आए थे। विधान की मां बेहोश उस बेड पर लेटी थी और आसपास कई मशीन लगाई हुई थी। विधान उन्हें एक टक देखे जा रहा था। विधान अपनी मां को मुंबई की बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है। विधान में मां को वहां से ले जाया जाता है। एम्बुलेंस की आवाज पूरे रास्ते में सुनाई दे रही थी। उसके पीछे विधान रॉय काफिला चल रहा था। चैप्टर 8 यशवी का मुंबई जाना। अब आगे यशवी अपने मिशन पर लग जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। यशवी अपने डिजाइन पूरे एक दिन में रेडी कर देती है और मिसेज शीतल के पास ले जाती है। मिसेज शीतल मिलकर टेंडर भर देती है। आज के दिन लास्ट डेट थी टेंडर भरने की। यशवी चैन की सांस लेती है और अपने चेयर पर आराम से बैठ जाती है। तभी यशवी के टेबल के सामने ढेर सारी फाइल आ जाती है। सनाया उस फाइल को गुस्से से फेंक कहती है, ये महारानी यहाँ आराम कर रही है और मुझे वहाँ मैनेजर होकर भी काम करना पड़ रहा है। ये सारी फाइल 1 घंटे में हो जानी चाहिए, वरना मैं आज के पैसे तुम्हारी सैलरी में नहीं गिनने वाली। ये हक मुझे कंपनी ने दिए हैं एक मैनेजर होने के नाते, तुम सब एम्प्लॉयर्स का ख्याल रख सको। ये सुन सनाया वहां से चली जाती है। अभी यशवी उन फाइल के देखती है। उसे सच में रोना आ चुका था। मतलब अभी तो सुने चैन की सांस ली है और ये कैसे ऑर्डर फेंक की चली जा सकती है। मिसेज शीतल भी वहां से चली गई थी। अब वो बात भी किससे कर सकती थी। और ये भी सच था, अगर आज उसने काम नहीं किया तो 1000 रुपए कट हो जाएंगे और आज तो लेट आने की वजह से हो ही गए हैं और वो और नुकसान नहीं सह सकती थी। यशवी अपना सनाया ने दिया हुआ काम करने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के 9 बजे थे। ऑफिस बंद होने को आई थी। ऑफिस में कुछ एका दुक्का ही लोग थे। वही सनाया तो कब की घर चली गई थी और अपने नाखून में बैठे बैठे नेल पेंट लगा रही थी। करीब 9:30 बजे यशवी का काम फिनिश होता है और वो फाइल को अच्छे से रख के जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर वहां से घर की ओर निकलने लगती है। आज उसने उबह ही कर दी थी क्योंकि उसे अपने पापा को देखना था। वही सनाया नेल पेंट लगाते हुए यशवी को कॉल कर देती है और कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, हम कहाँ हो तुम। यशवी कहती है, तुम्हारा काम हो चुका है, अब मैं घर जा रही हूँ, चैन से घर तो जा सकती हूँ ना। सनाया मुस्करा कर कहती है, ऑफ कोर्स जान, तुम घर जा सकती हूँ, गुड वर्क। जाओ, अब घर पर जाकर बर्तन भी धोने होंगे। कहकर हंसने लगती है। यशवी को तो बहुत कुछ बोलना था पर अभी वो चुप थी क्योंकि एक बार टेंडर जीत जाए तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यशवी अपना फोन काट देती है। वही सनाया अपने नाखून देखते हुए कहती हूँ, तुम हमेशा मेरी गुलाम बनकर रहोगी, मैं यही तो चाहती थी, मैं ऑर्डर दूं और तुम मेरा काम करो। मेरी ऊपर वाले ने सुन ली, कहकर सोने चली जाती है। वही यशवी अपने पापा के पास बैठती है और उन्हें आज जो कुछ भी हुआ बता दिया है। उसके पापा भी प्रार्थना करते हैं कि यशवी को भी टेंडर मिल जाए। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। सनाया ने यशवी को परेशान कर रखा था पर यशवी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी उस दिन मिसेज शीतल ऑफिस आती है। आज सीधा अपने कमरे में चली जाती है और यशवी को बुला देती है। यशवी केबिन के अंदर जाती है और कहती है, हम चारों को मुंबई जाना होगा, टेंडर का रिजल्ट कल है, आज शाम की फ्लाइट है, मैंने टिकट बुक करा दी है, हम चारों कंपनी की ओर से जा रहे हैं। तभी सनाया और तरल भी केबिन में आते हैं। सनाया को लगा यशवी में उसकी शिकायत कर दी है, इसलिए झूठा नाटक करते हुए कहती है, नहीं मैम, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने यशवी को अपना काम दे दिया था, प्लीज यशवी को मत डांटना। ये सुन मिसेज शीतल चौंक जाती है और यशवी के सामने देख कहती है, मतलब तुम इसका काम कर रही थी यशवी, सच? यशवी कुछ कहती उससे पहले सनाया कहती है, हाँ मैम, मुझे आना चक्कर आ रहे थे और वॉमिटिंग भी हुई, इसलिए मैंने अपना काम यशवी को दे दिया। मिसेज शीतल कहती है, बस किस बात की तुम बीमार हो गई, ये मीटिंग को पूरा हो जाने दो, फिर मैं खुद सीनियर से बात करती हूँ और कहती हूँ ये जहाँ थी वहाँ ठीक थी, मैंने खुद तुम्हें सीसीटीवी में देखा है कैंटीन एरिया में खाते हुए, वो भी ओली और स्पाइसी फूड, तब तुम बीमार नहीं थी, जब काम करने को आता है तुम बीमार हो जाती हो। ये सुन सनाया चौंक जाती है और अपना सिर नीचे झुका देती तरल नामे सिर हिला देता है।
तरल अपने मन में सोचता है, इस बेवकूफ को मुंह खोलने के लिए कौन कहता है। मिसेज शीतल को तो ये सब पता ही नहीं था और ये यशवी को देख क्यों पागल हो जाती है क्या पता। तभी तरल बात संभालते हुए कहता है, मैम अपने बुलाया, कुछ काम था। मिसेज शीतल कहती है, हाँ तरल, हम चारों मुंबई जा रहे हैं आज शाम, तो यही कहना था, घर जाकर तुम तीनों पैकिंग कर दो। तरल कहता है, क्यों मैम, हमें मुंबई क्यों जाना है। शीतल कहती है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, थी सही, एक सरप्राइज है जो तुम दोनों को वहां जाकर जी पता चलेगा। तुम तीनों अब जा सकते हो। शाम के वक्त चारों फ्लाइट में बैठकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। यशवी का बिल्कुल मन नहीं था अपने पापा को छोड़कर जाने का, पर क्या करे, ये सब वो कर तो अपने परिवार के लिए है ना। चारों फ्लाइट में बैठे थे तभी सनाया तरल से कहती है, बेबी हम दोनों तो मैनेजर है इसलिए जा रहे हैं, पर यशवी को क्यों साथ में लिया है उस शीतल ने, मुझे ये बात समझ नहीं आए। तरल सनाया का हाथ पकड़ कहता है, वो तो मुझे पता नहीं, पर पक्का शीतल के दिमाग में कुछ चल रहा है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो तो मैं जान चुका हूं, अब वहां जाकर ही पता चलेगा क्या होगा हमारे साथ। सनाया तरल के कंधे पर सिर रख देती है। वही यशवी क्रॉस में पीछे बैठी थी, उसे सनाया तरल दिख रहे थे। यशवी को बहुत बुरा लग रहा था, वो अपनी नजरें फिरा देती है। चैप्टर 9, टेंडर का खुलना। अब आगे। चारों मुंबई पहुंच गए थे और एक रात होटल में रुके हुए थे। यशवी बहुत परेशान थी, उसे 10th के रिजल्ट की इतनी चिंता नहीं हुई जितना आज हो रही थी। मिसेज शीतल उसे शांत रहने को कहते हैं। यशवी उनकी बात मानकर शांत रहती है। वही तरल और सनाया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, वो दोनों इन दोनों को घूरते हुए खाना खा रहे थे। मिसेज शीतल और तरल अलग कमरे में सोए हुए थे और सनाया और यशवी एक कमरे में सो गए थे। यशवी को पूरे रात नींद नहीं आई थी, वो बैठी अपने डील के बारे में सोच रही थी, कल उसकी लाइफ में क्या होगा उसे भी नहीं पता था। यशवी जिंदगी बड़ा मोड़ लेने वाली थी, जिसे यशवी भी नहीं जानती थी अब वो पल बुरा होगा कि अच्छा वो वक्त ही बताएगा। सुबह मुंबई। यशवी और बाकी सब एक बड़े से होटल के बाहर पहुंच जाते हैं जहां टेंडर खुलने वाला था। है जगह मीडिया लगी हुई थी, सब लोग आरआर और वीआर को देखने के लिए तरस रहे थे। वही यशवी इन सब से बेखबर हॉल के अंदर जाने लगती है, उसे मीडिया और अमीरी का कोई शौक नहीं था। वही सनाया मीडिया वालों के सामने जाकर पोज देने लगती है, पर मीडिया वाले अपना कैमरा घुमा देते हैं। सनाया दांत पीसते हुए कहती है, देख लेना एक दिन इतनी बड़ी मॉडल होंगी, सब लोग तरस जाएंगे मेरी तस्वीर लेने के लिए। स्मक स्मक। शीतल जी नामे सिर हिलाकर अंदर चली जाती है। वही तरल को तो गुस्सा तो आ रहा था, पर वो क्या करता, आखिर उसकी प्रेमिका थी तो उसे संभलना तो था। तरल सनाया को खींचकर ले जाता है। वही सनाया मुंह बनाकर कहती है, देखो जान, ये सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता मैं फ्यूचर की कितनी बड़ी स्टार हूँ, पता नहीं किसके लिए खड़े हैं, हम सब गेस्ट हैं तो हमारी तस्वीर ले ऐसे आसपास क्यों देख रहे हैं उल्लू के तरह। तरल उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है और कहता है, शुश अपना मुंह बंद रखो, शायद ये कोई बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है। मुंबई में इतनी भीड़ तभी होती है जब रॉय फैमिली का कोई मेंबर आने वाला होगा। ये सुन सनाया की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर आरआर और वीआर का नाम सुना था और दोनों को देखा भी था। वो दोनों पहले इंडियन यंग बिजनेसमैन थे और उसका पहला क्रश था, क्योंकि वो दोनों पैसा, पावर और खानदान और दिखने में एक नंबर थे। कौन लड़की ऐसे प्रिंस चार्मिंग को नहीं चाहेगी। सनाया खुद का लुक सही करती है, आज उसे दोनों में से किसी एक की नजरों में आना था, क्या पता कोई उसे डेट कर ले। ये सब सोच वो मन ही मन खुश हो रही थी। वही यशवी और शीतल जी चेयर पर बैठ चुके थे, उनके पीछे की चेयर पर तरल और सनाया बैठे हुए थे। सनाया बार बार बाहर देख रही थी क्योंकि उसे इंतजार था दोनों को लाइव देखने का। तभी शोर होना शुरू हो जाता है चारों और कैमरा के फ्लैशेस गिरने शुरू हो चुके थे। एक आदमी बड़े रोब से चलते हुए उस हॉल में आ चुका था, उसके गार्ड भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उस आदमी ने ब्लैक टैक्सिडो पहना हुआ था, ब्रांडेड शूज और ब्रेड एंड वॉच। वह आदमी अपने शेड्स निकालकर अपनी जेब में रख देता है और बड़े से सोफे में जाकर बैठ जाता है। उस आदमी के गार्ड चारों ओर लग जाते हैं। वही बाहर खड़ी मीडिया खुशी से कहती है, मिस्टर विधान रॉय आ चुके हैं, अब देखते हैं कौन जीतते हैं। इस बार कौन बाजी मार जाता है विया, और जल्दी जानेंगे। तभी एक स्पोर्ट कार आकर रुकती है, उसमें से एक आदमी बाहर आता है जो रोप से चल रहा था, उसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे।
उस आदमी ने ब्लू टैक्सीडो पहना हुआ था। उस आदमी के आसपास गार्ड चल रहे थे और चारों ओर फैल जाते हैं। वो आदमी चाहकर विधान रॉय के बगल वाले सोफे पर बैठ जाता है। तभी मीडिया कहती है, दोस्तों विधान रॉय भी आ चुके हैं, अब रिजल्ट बाहर आना बाकी है। किसी भी मीडिया को अंदर आने की परमिशन नहीं थी क्योंकि दोनों रॉयस ब्रदर को मीडिया पसंद नहीं थी। वही यशवी ने एक भी बार आप नजरें उठाकर उन दोनों के सामने नहीं देखा था। उसका पूरा ध्यान अपनी डिजाइन कैसी बनी थी, क्या रेटिंग मिलेगा, यही सब सोच रही थी। तभी वहां एक एंकर आता है। आज सबका ध्यान अपनी ओर करता है। वही सभी लोग उस एंकर को देख रहे थे। वो एंकर कहता है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस बार कितने लोग ने एक डील के लिए टेंडर भरे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पिछली बार से कई ज्यादा रिस्पॉन्स है, जिसका श्रेय सिर्फ रॉयस ब्रदर को दिया जाता है। उनके आने की वजह से ये डील आज इतने लोगों से टेंडर भरा था। एंकर कहता है, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब टेंडर खोलने का टाइम हो गया है। सब लोग दिल थाम कर बैठे थे। यशवी शीतल मेम का हाथ पकड़ लेती है। वही सनाया तो एकटक दोनों लड़कों को देख रही थी। वही तरल का ध्यान यशवी पर था जो अपने नाखून को देख खुद को शांत कर रही थी। तभी रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। सब लोग खुश थे, वही यशवी चौंक गई थी। यशवी एकटक नीचे सिर कर बैठी थी। टेंडर तो खुल चुका था पर यशवी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। सब लोग तालियां बजा देते हैं। वही मीडिया वाले आधे तक आने दे रहे थे। मीडिया वाली भी सामने देख रहे थे, उन्हें भज विनस को देख रहे थे। एंकर कहता है, जो जीता है प्लीज स्टेज पर आ जाए। चैप्टर 10 टेंडर खोलने का समय आ चुका है, अब आगे। एंकर स्टेज पर आ चुका था और सबको विश करता है। वही सनाया एक टक विधान को देख रही थी और यशवी का ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। आज उसका सिलेक्शन कहीं भी हो जाए, अगर वो टेंडर नहीं भी जीती तो कोई बात नहीं, पर उसे बस प्रमोशन चाहिए था। यशवी यही सभी में घूम थी। तभी एंकर कहता है, टेंडर खोलने का समय आ चुका है और मेरे हाथ के कार्ड्स में विनर का लिस्ट है। सभी लोग एक टक देख रहे थे। तभी एंकर का ध्यान विधान पर जाता है जो गुस्से से उसे ही देख रहे थे। जैसे कह रहे हो, ये सब बकवास बंद करो और नाम बताओ। एंकर उनकी आंखों का गुस्सा देख समझ जाता है और कार्ड खोल के एक बार नेम को पढ़ता है। उसकी आंखें चौंक जाती है और वो एक नजर आरआर और वीआर के सामने देखता है। आरआर और वीआर दोनों बिना किसी भाव के सामने देख रहे थे। वही एंकर हिम्मत करके बोलता है, द विनर इज यशवी कश्यप। किसी और का नाम सुन विधान की मुट्ठी कस जाती है, पर दोनों चकित हो गए थे। आखिर ये यशवी कौन है? उन्हें देखना था यशवी कौन है। वो दोनों गुस्से से उस शख्स का वेट कर रहे थे जिसने टेंडर उनके हाथों से छीन लिया था। वही सनाया और तरल एक दूसरे के सामने देखते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और यकीन भी नहीं हो रहा था। वही शीतल जी तो बहुत खुश थी और यशवी को हिला रही थी क्योंकि यशवी है सुन पड़ चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या उसने ये टेंडर जीत लिया? क्या वो इतनी काबिल है कि आरआर और वीआर को हरा दिया? उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही सनाया तो जल रही थी क्योंकि इतने बड़े लोगों के सामने ये फटीचर जाएगी। उसे खुद स्टेज पर जाना था क्योंकि वो यशवी की सीनियर थी। वो आगे झुक शीतल जी से कहती है, मैडम बॉस, क्या मैं स्टेज पर जा सकती हूँ? यशवी तो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, जाना तो मुझे और तरल को चाहिए क्योंकि हम सीनियर हैं उनके। शीतल को बहुत गुस्सा आता है पर अभी माहौल देख कहती है, नहीं, अभी जिसने डिजाइन और टेंडर भरा है। एंकर पहले आसपास देखता है। आज कार्ड में वापस नाम देख कहता है, मिस यशवी कश्यप प्लीज ऑन द स्टेज, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी मिसेज शीतल यशवी का हाथ पकड़ खड़ा कर देती है। यशवी घबरा जाती है और वापस बैठने की कोशिश करती है। वहीं मिसेज शीतल उसे धक्का दे देती है। सब लोग यशवी को देखने लगते हैं। यशवी सिर झुकाए डरे हुए स्टेज की ओर जाने लगती है। अभी तक यशवी विधान के पीछे थी। उन दोनों का ध्यान नहीं गया था। विधान अपने गार्ड से कुछ बात कर रहा था और विधान अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी यशवी उनके आगे से गुजरती है। रिधान और विधान दोनों की ही नजर पहले यशवी के शूज पर जाती है जो उसने मार्केट से होलसेल भाव से लिए थे। टंग आउट। दोनों धीरे धीरे उसे स्कैन कर ऊपर देखते हैं। पद यशवी की पीठ उनकी अर्थी। यशवी स्टेज पर चली जाती है और उंडेश की ओर मुड़ जाती है। वही विधान और रिधान यशवी को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। यशवी ने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लू डेनिम पहनी हुई थी और नीचे स्किनी जीन्स पहना हुआ था और यशवी ने पोनी ली हुई थी।
दोनों रॉयस एक टक यशवी को देख रहे थे जो मासूम शकल से किसी एक और देख रही थी और नर्वस थी। यशवी को कुछ पेपर्स दिखाकर साइन करवा देते हैं। वही रिधान विधान तो मानो उस लड़की में खोसे गए थे। वो दोनों एक तक देखे जा रहे थे, तभी यशवी डील फाइनल करके नीचे उतर जाती है और बिना उन दोनों को देखे उनके पास से गुजरने लगती है। यशवी ने तो एक बार किसी के सामने नहीं देखा था, उसे तो बस शर्म आ रही थी। मीटिंग फिनिश होती है, हर जगह न्यूज आ रही थी। इस बार आरआर और वीआर एक मामूली लड़की से हार गए थे। ये तो एक कहावत जैसा हो चुका था, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर खाना लेकर चला गया। ऐसे ही आरआर और वीआर की आपसी दुश्मनी ने में तीसरे का काम हो गया। यशवी धीरे धीरे जा रही थी, दोनों बंदे उसे ही देख रहे थे। ना चेहरे पर कोई मेकअप, ना कोई गुरूर, ना कोई घमंड, सिर्फ और सिर्फ मासूमियत भरी पड़ी है। यशवी शीतलकी के पास आकर बैठ जाती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां जीतने वाले के लिए शैंपियन पार्टी थी। सब लोग पार्टी हॉल के लिए निकल जाते हैं और यशवी को बधाई भी देते हैं, सिवाय रिधान और विधान के। विधान रिधान ऐसे तो कभी इन सब इन्वॉल्व नहीं होते, पर आज उन्हें पता नहीं क्या हो गया था, वो लोग पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे। सब लोग हैरान थे, आज ये दोनों बेदिल बंदे यहाँ क्या कर रहे थे। दोनों अलग अलग जगह एक बड़े से सोफे पर बड़े रोब से बैठे हुए थे और उनके आसपास कई बिजनेसमैन दारू का ग्लास लेके बैठे थे। वही विधान रिधान के हाथ में वोडका का ग्लास था। वो लोग एक एक पैग लगा देते हैं और नशे से सामने खड़ी लड़की को देखने लगते हैं। वही यशवी शीतल जी के पास खड़ी थी। एक दो मीडिया वाले यशवी के पास आते हैं, पर यशवी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वो शीतल जी के पीछे चली जाती है। तभी सनाया आगे आती है और कैमरे के सामने खड़ी रह जाती है और घमंड में कहती है, जो भी कहना है मुझसे कहिए, वो तो हमारे अंडर काम करती है, सिखाया उसे हमने ही है। ये बात सुन मीडिया वाले माइक सनाया के पास ले जाते हैं। तभी शीतल जी कहती है, मैं हमारी कंपनी की HR हूँ और सिखाया किसने भी हो, पर मेहनत और पूरी लगन से यशवी ने ही सब कुछ किया है, इसका श्रेय यशवी को ही जाता है। यशवी हल्का मुस्कुरा देती है। वही जो दो जोड़ी आंखें यशवी को देख रही थी, उसकी मुस्कान देख मानो पिघल गए थे। उन्हें एक अलग सा सुकून आ रहा था। रिधान विधान को ये समझ नहीं आ रहा था ये नशा ड्रिंक का है कि उस हसीन मुस्कान का। दोनों एकटक यशवी को देखे जा रहे थे। वही तरल भी साइड से यशवी को देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था उसे ही नहीं पता था। चैप्टर 11 मिस यशवी कश्यप। अब आगे। आज रॉयस ब्रदर होटल में रुकने वाले थे। दोनों का कमरा बुक था। ये ऑफर होटल के ओनर ने उन दोनों की दी थी। वो चाहते थे दोनों रॉय खानदान के चिराग उनके होटल में रुके, जिससे उनका होटल और भी फेमस हो जाए। यशवी का इंटरव्यू लेने के बाद मीडिया वाला वहां से चले जाते हैं। शीतल जी का कोई जानने वाला वहां मिल जाता है और वो उन्हें मिलने वही चली जाती है। वही सनाया मुंह बिगाड़ कर तरल के पास चली जाती है। यहाँ भी अकेली खड़ी थी और आसपास देखने लगती है। यशवी को अब वॉशरूम जाना था, वो कब से खुद को कंट्रोल कर बैठी थी। तभी रिधान खड़ा होकर यशवी के पास आने लगता है। वही यशवी जल्दी जल्दी में रिधान की तरफ ही जाने लगती है। रिधान बीच में ही रुक जाता है, जिससे यशवी टकरा जाती है और रिधान के हाथ में पकड़ा ड्रिंक का ग्लास रिधान के कपड़ों पर गिर जाता है। यशवी ये देख बहुत डर जाती है और अपना रुमाल निकाल के रिधान के पेट के पास साइड में शर्ट को क्लीन करने की कोशिश करती है और डरते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे नहीं पता था। आप मुझे शर्ट निकाल के दे दीजिए, मैं आपको ड्राई क्लीनिंग करके भिजवा दूंगी। इतना कहकर यशवी अपने हाथों से भी ड्रिंक के दाग को निकालने की कोशिश करती है। यशवी के हाथ रिधान के इब्स के पर चल रहे थे, जिससे रिधान को सुकून मिल रहा था। रिधान सवालिया नजरों से यशवी को पूछता है, यहाँ शर्ट उतार के दूं? यशवी अपने मन में कहती है, देखो तो कंजूस को इतना बड़ा आदमी दिख रहा है और इसे ड्राई क्लीनिंग की पड़ी यार, मेरे 0.300 400 रुपए उड़ जाएंगे। यासु की बच्ची ध्यान नहीं जा सकती क्या? वही रिधान यशवी के सब भाव समझ रहा था। वो अपना हाथ बड़े जुनून से बढ़ाकर कहता है, इट्स ऑक वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस जशन। यशवी मुस्कुराकर थैंक यू कहती है। वही सनाया का तो जल जल के बुरा हाल हो चुका था। वो जल्दी से यशवी के पास जाती है और यशवी का हाथ रिधान के हाथों से हटाकर खुद रिधान का हाथ पकड़ लेती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि रिधान यशवी को भी कुछ समझ नहीं आया।
रिधान अपना हाथ देख गुस्से से झटक देता है और गुस्से से सनाया को देखने लगता है। यशवी रिधान के गुस्से से डर गई थी, वही सनाया भी रिधान के गुस्से डर गई थी। तभी यशवी बात को संभाल के कहती है, सर ये मेरी मैनेजर है सनाया सिंह। रिधान एक नजर भी सनाया को नहीं देखता और यशवी के चेहरे को देखते हुए कहता है, मुझे सिर्फ आज जिसने डील जीती है उससे मतलब है, फिर दूसरा कौन है क्या है, आई डोंट केयर। ये सुन रिधान यशवी को देख वहां से चला जाता है। सनाया का तो मुंह बना का बना रह चुका था। यशवी वहां से वॉशरूम की ओर चली जाती है। वही रिधान कमरे की ओर चला जाता है। रिधान का कमरा 304 में था। यशवी वॉशरूम से बाहर आती है और अपने पेट पर हाथ रख कहती है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। इतना कहकर वो लॉबी में खड़ी थी। तभी उसे याद आता है, वो शीतल जी को बताए बिना आई थी। यशवी जल्दी से वहां से चलते हुए जाने लगती है। तभी वहां एक मोड़ आता है जहां से यशवी झट से मुड़ जाती है और सामने से आ रहे शख्स टकरा जाती है। यशवी गिरती उससे पहले सो शख्स पकड़ लेता है और वो शख्स यशवी पर थोड़ा झुका हुआ था। यशवी और वो शख्स एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यशवी उस शख्स की आंखों मानो खोसी गई थी। तभी उसे होश आता है और सामने विधान को भी होश आता है। यशवी सीधी हो जाती है। वही विधान भी सीधा होकर यशवी को छोड़ देता है और उसे देखने लगता है। यशवी नजरें नीचे कर सॉरी कहती है। विधान कहता है, इट्स ओके, दोनों को गलती थी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर हाथ आगे बढ़ा देता है। यशवी भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। विधान एक नजर पीछे मुड़कर यशवी को जाते हुए देखता है और 304 में चला जाता है। जी आप सब ने सही सोचा, 304 जहां रिधान भी था। होटल के स्टाफ ने गलती कर दी थी क्योंकि पहले की मेल स्टाफ ने दी थी और उसने सिर्फ पीछे का रॉय पढ़ा था। वही दूसरी फीमेल स्टाफ ने भी यही गलती की थी, उसने भी सिर्फ रॉय पढ़कर की विधान को दे दी। अब तो कमरे में क्या होगा वो तो निक्की जाने। Tears of joy, tears of joy। यशवी लॉबी से जा रही थी, उसे बार बार रिधान और विधान के चेहरे याद आ रहे थे। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, उसके साथ ही ये सब क्यों होना था। तभी यशवी का फोन बजता है। यशवी स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देख मुस्कुरा देती है और कॉल उठा देती है। सामने से चिल्लाने की आवाज आती है, यार तू यहाँ है और मुझे बताया भी नहीं, कितनी गंदी हो गई है ना यार। अगर मैं न्यूज नहीं देखी होती तो मुझे कुछ नहीं पता होता यार। तू छा रही है रिधान रॉय और विधान रॉय के साथ तेरा नाम भी छप रहा है। हाय क्या किस्मत पाई है तूने। यशवी कुछ सोचते हुए कहती है, विधान रिधान रॉय, ये दोनों कौन है। सोना, सोना उर्फ सोनाली कहती है, यार तू उन्हें नहीं जानती, वो दोनों बेस्ट बिजनेसमैन है एशिया के। और तो और रॉय एंटरप्राइज के वंशज है दोनों, पर खुद के वीआर और आरआर कंपनी चलाते हैं, पर वो भी रॉय कंपनी से कोई कम नहीं है। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। तभी सोना कहता है, मैं कुछ नहीं जानती, तू अभी के अभी मेरे फ्लैट पर आ रही है, कितने वक्त बाद मुंबई आए है यार, मुझसे मिले बगैर मत जाना। यशवी कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, ठीक है मेरी माँ, मैं मेरी बॉस से बात कर लूंगी और आज वही रुकने आ जाऊंगी, ठीक है। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। वही वो पार्टी हॉल में जाकर मिसेज शीतल को सब कुछ बता देती है। मिसेज शीतल भी थक चुकी थी, वो वहां से अपने रूम यानी होटल की ओर निकल जाती है। तरल को भी मजा नहीं आ रही थी, वो भी सनाया को चलने को कहता है। तभी सनाया कहती है, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। तरल हाँ में सिर हिलाकर कहता है, मैं इंतजार करता हूँ, कार में नीचे आ जाना पार्किंग में। सनाया हाँ में सिर हिला देती है और यशवी के सामने कुटिल मुस्कान से देखती है। तरल के जाने के बाद सनाया एक वेटर के पास जाती है और अपने पास एक पाउडर की थैली निकाल एक जूस के ग्लास में मिला देती है और वेटर के हाथ में 1000 रुपए देते हुए कहती है, उस लड़की को पिला देना। वेटर यशवी की ओर जाने लगता है। वही दूसरी ओर वॉशरूम में शावर के नीचे रिधान खड़ा था। वो बड़े जुनून और रोब से कहता है, मिस यशवी कश्यप तैयार हो जाओ मेरी बनने के लिए। फिर वो अपने मन से या जबरदस्ती से होना तुम्हें मेरी ही है। स्माइल विद हॉर्न्स। उसी कमरे में विधान शर्टलेस बालकनी में खड़ा था और सामने देखते हुए कहता है, मिस यशवी क्या कमाल की अदा है तुम्हारी, तुम्हें विधान रॉय की होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई भी हमारे रास्ता आया उसे मैं रास्ते से ही हटा दूंगा, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। स्माइल विद हॉर्न्स।
इतना कहकर मुस्कुरा देते हैं दोनों भाई। चैप्टर 12 आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू। अब आगे यशवी डे से ही जाने को होती है, तभी वो वेटर आता है और कहता है, मैम ये जूस आपके लिए है, आपके जितने की खुशी में आपको ये जूस पीना ही होगा। यशवी को अब यहाँ एक भी पल रहना नहीं था, पर वो जबरदस्ती मुस्कुराकर ये जूस पीने लगती है। वेटर वहां से चला जाता है और लिव लेकर घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि कोई मुश्किल उसके लिए ना हो। वही यशवी जूस पिए जा रही थी और पूरा ग्लास खत्म कर देती है। यशवी थोड़ी देर पूरे पार्टी हॉल को देखती है और फिर अपनी दोस्त की ओर निकल जाती है। तभी सनाया का फोन यशवी को आता है। यशवी फोन को रिसीव कर कहती है, हाँ सनाया बोलो। सनाया कहती है, यशवी क्या तुम मेरा एक काम करोगी। यशवी पहले मुंह बिगाड़ती है, पर वो एक मासूम लड़की थी, जल्दी सभी को माफ कर देती थी। यशवी हमें सिर हिलाकर कहती है, बोलो क्या करना है। सनाया कहती है, 301 में मेरा पर्स भूल गई हूँ उसी होटल में और मैं तरल निकल चुके हैं, क्या तुम मेरा पर्स ले सकती हो। यशवी कहती है, तुम 301 में क्या करने गई थी और ना ही तुम्हारा कोई जानने वाला है यहाँ। सनाया कहती है, नीचे वॉशरूम खाली नहीं था तो मैं ऊपर एक कमरे में चली गई थी, तो वही मेरा पर्स रह गया और वो पर्स मुझे तरल ने दिया था, मैं उसे कैसे खो सकती हूँ। प्लीज उसे लेने चली जाओ। यशवी कहती है, ठीक है लेकर आती हूँ। सनाया थैंक यू बोल वहां से चली जाती है। यशवी फोन रख वहां से जाने को होती है। यशवी का मुंह बना हुआ था, वो मन में कहती है, खुद तो महारानी की तरह निकल गई, अब मुझसे काम कर रही है। कहकर देसे अपने कदम बढ़ाती यशवी को खुद की बॉडी के अंदर से गर्मी गर्मी पैदा होने लगती है। वही सनाया छिपकर ये सब देख रही थी। वो एक आदमी को 301 में भेज देती है। वो आदमी सनाया को पैसे दे देता है। सनाया ने एक रात के लिए यशवी को उस आदमी के लिए बुक किया था। सनाया अपने जैकेट को हाथ में ले लेती है और अपने गर्दन पर हाथ फिराने लगती है और मन में कहती है, मुझे क्या होने लगा है, जितनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कहकर अपने जेब से रुमाल निकाल पसीने पोंछने लगती है। धीरे धीरे यशवी को अब शीर भी चकरा रहा था। यशवी लिफ्ट के अंदर जाती है और 3rd फ्लोर का बटन दबा के ऊपर की ओर जाने लगती है। अब यशवी के आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। यशवी फिर भी हिम्मत कर लिफ्ट से बाहर निकलने लगती है। यशवी को अब नशा छाने लगा था। यशवी अब रूम के नंबर्स देखने लगती है। वो आंखें छोटी कर नंबर पहचान रही थी, पर उसे कुछ नहीं दिख रहा था। यशवी 301 और 302 के पास पहुंच जाती है। दोनों दरवाजे पास पास थे। यशवी नंबर को ध्यान से देखती है, तभी वो खुद से कहती है, कौन सा नंबर था, 301, 302, और अपना सिर पकड़ कर कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कहकर वो 302 के दरवाजे का टेक ले लेती है। तभी दरवाजा खुल जाता है और यशवी जोर से कमरे के अंदर चली जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से विधान कमरे में आता है और विधान वॉशरूम से बाहर ही आ रहा था। दोनों का ध्यान पहले उस लड़की ओर जाता है, फिर एक दूसरे को देखते हैं। विधान डे से गुस्से से कुछ कह रहा था, तभी यशवी कहती है, पानी पानी। दोनों को यशवी का चेहरा नहीं दिख रहा था। विधान होटल की सर्विस को कॉल करने जा रहा था। तभी यशवी उठने की कोशिश करती है, उसके चेहरे से बाल हट जाते हैं जिससे दोनों यशवी का चेहरा देख सकते थे। यशवी खड़ी हो जाती है और लड़खड़ाने लगती है। दोनों यशवी के पास आ जाते और एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। यशवी अपनी धुंधली आंखों से एक बार विधान को देखती है तो एक बार विधान को देखती है, फिर अपना चेहरा झटक कहती है, गर्मी गर्मी लग रही है मुझे। ये सुन विधान जल्दी आग को कम कर देता है जिससे हवा ठंडी आए। फिर भी यशवी दोनों के हाथ छुड़ा के कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कहकर अपनी टी शर्ट निकालने लगती है। विधान यशवी को रोक देता है और उसे बेड पर बैठा देता है। तभी विधान गौर से देखते हुए कहता है, इसे किसी ने ड्रग दिया है। ये सुन विधान की आंखें लाल हो जाती है। आखिर ऐसी हरकत कौन करेगा और क्यों। विधान अपना फोन उठाकर अपने गार्ड को कॉल कर कहता है, मुझे आज की सीसीटीवी की फुटेज अभी के अभी चाहिए। वही विधान किसी को कॉल कर देता है और यशवी को पानी देता है। यशवी से अब बहुत सहन नहीं हो रहा था। वो रोते हुए कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे रहा नहीं जाता। कहकर रोने लगती है। यशवी के आंसू देख दोनों शैतान घुटने के बल बैठ जाते हैं। पहले तो दोनों को गुस्सा आया था, दोनों एक ही कमरे में एक ही साथ बैठे हैं, पर अभी उनकी नफरत से ज्यादा यशवी इम्पोर्टेंट है। दोनों अपना एक एक हाथ यशवी के गाल पर रख के कहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम है ना, थोड़ा सहन कर लो।
तभी विधान खड़े होकर गुस्से से कहता है, गॉड डेमेंड, इसका कोई तो इलाज होगा, जरूरी नहीं कि फिजिकल रिलेशन बनाए हम। रिधान बस उसके गाल को सहला रहा था। तभी यशवी रिधान का हाथ झटक देती है। इस बात से रिधान को गुस्सा तो आता है, पर अभी वॉश यशवी की तड़प को समझ रहा था। यशवी खड़ी होकर अपना टॉप निकाल देती है। अभी यशवी सिर्फ ब्लैक ब्रा में थी। रिधान विधान अपनी नजरें चुरा लेते हैं और यशवी के सामने बिल्कुल भी नहीं देखते। वही यशवी को दोनों में से कोई चाहिए था। वो रोते हुए कहती है, क्या मैं हॉट नहीं हूँ? आई वॉन्ट यू, मैं नहीं रह सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुन रिधान विधान का दिल पिघल जाता है। उन्हें भी यशवी बहुत हॉट लग रही थी, पर अभी यशवी नशे में थी और दोनों कुछ करना नहीं चाहते थे। यशवी दोनों को अपनी तरफ देखता ना पाकर विधान की तरफ चली जाती है और विधान की बाहों अपने बाह डाल देती है और अपने पैरों के अंगूठे की मदद से खड़ी होकर विधान के होठ पर होठ रख देती है। ये देख विधान को बहुत गुस्सा आने लगता है, उसकी मुट्ठी कस जाती है। वही विधान उसका कोई विरोध करता उससे पहले यशवी विधान को जोर से पकड़ लेती है, जिससे वो छूटे नहीं। विधान गुस्से आगे बढ़ दोनों को अलग करने देसे जाने ही वाला था, तभी यशवी अलग होकर विधान के पास चली जाती है और उसकी बाह में अपनी बाह डाल कहती है, आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू, कहकर रिधान के होठ पर अपने होठ रख देती है। दोनों बॉय चौंक जाते हैं। रिधान एक बार खुद को यशवी से दूर करने की कोशिश करता है, पर यशवी ने टाइट पकड़ा हुआ था। यशवी दोनों से दूर होकर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। रिधान और विधान कहते हैं, आग से खेल रही हो, अगर एक बार हम आगे बढ़े तो तुम्हें मेरी होना होगा। ये सुन रिधान कहता है, यशवी सिर्फ मेरी है, मेरी, समझे मिस्टर विधान रॉय। वही विधान आगे बढ़ कहता है, यशवी सिर्फ मेरी है, तुम इसी वक्त ये कमरे से बाहर चले जाओ, मैंने ये कमरा बुक किया है। वही रिधान कहता है, मैं ये होटल हो बुक कर दूं तो? विधान कहता है, मैं यशवी के लिए होटल खरीदने की ताकत रखता हूं, स्माइल विद हॉर्न्स फायर। रिधान कहता है, हम खरीद सकते हो, मैं उसके दोगुने भाव में ये खरीद सकता हूं। दोनों की नफरत भरी तकरार चल रही थी। वही यशवी की हाल बहुत बुरा हो रहा था। वो दोनों को धक्का मारकर वॉशरूम में चली जाती है और शावर ऑन कर देती है। वही दोनों एक दूसरे को घूरकर वॉशरूम की ओर जाते हैं। चैप्टर 13 बटरफ्लाई। अब आगे। इस तरह यशवी को वॉशरूम में जाता देख दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और यशवी के पीछे चले जाते हैं। यशवी अब सिर्फ अपने इनरवियर में थी और अपने चेहरे पर शॉवर का पानी आने दे रही थी। यशवी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसे अब रहा नहीं जा रहा था। तभी रिधान और विधान दोनों आते हैं और यशवी को देख के चौंक जाते हैं। यशवी बहुत ही हॉट लग रही थी, दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी रिधान और विधान बाथरूम में से एक एक तौलिया लेते हैं और यशवी की ओर ले जाकर उसे कवर कर देते हैं। दोनों भाई अपना अपना प्यार कैसे दूसरे भाई के साथ बांट सकते थे। तभी यशवी तौलियों को हटाकर नामे सिर हिला देती है और रिधान के करीब जाकर विधान के चेहरे पर हाथ फिराने लगती है। वही अब विधान वहां से जाने को होता है, तभी यशवी विधान का हाथ पकड़ लेती है और उसके तरफ घूमकर उसके चेहरे पर भी अपनी उंगलियां घुमा रही थी। अब देती किस बात की थी, दोनों अपना अपना कंट्रोल खो चुके थे। रिधान यशवी की पीठ चूमने लगता है और विधान अपने होठ यशवी के होठ पर रख देता है। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। वही रिधान पीछे से रिधान यशवी को चूमे और काटे जा रहा था। विधान के हाथ यशवी के आगे की और हर जगह घूम रहे थे और रिधान यशवी के पीछे छू रहा था। यशवी को अब जाकर राहत मिल रही थी। यशवी विधान के सीने पर अपने हाथ चला रही थी और विधान फोर्सफुली किस किए जा रहा था। वही रिधान यशवी के कंधे पर किस किए जा रहा था। विधान कुछ देर बाद यशवी को छोड़ देता है क्योंकि यशवी गहरी सांसें लेने लगी थी। थोड़ी देर सांस लेने के बाद विधान ने यशवी का उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा, जिससे यशवी का सर उसके सीने से जा लगा। यशवी रिधान और विधान से हाइट में बहुत छोटी थी, वो उनके सीने तक ही आती थी। यशवी की हाइट 5'4" थी, वहीं रिधान और विधान की हाइट 6'3", दोनों ही उसके सामने पहाड़ से लगते थे। जहां रिधान और विधान मस्कुलर बॉडी वाले थे, वहीं यशवी जीरो फिगर की मालिका। वही यशवी उनके सामने कुछ भी नहीं थी, पर फिर उसने खुद को संभाला और आज की रात के लिए खुद को तैयार किया। यशवी को कोई होश नहीं था, उसे अपने शरीर की गर्मी को कैसे भी कम करना था। यशवी रिधान के पास चली जाती है।
तभी विधान रिधान को गुस्से से देख रहा था। वो यशवी को रिधान से बांटना नहीं चाहते थे। रिधान भी यशवी के कसकर पकड़ लेता और कहता है, तुम मेरी यशवी से दूर रहो और निकल जाओ मेरे कमरे से। विधान रिधान को कुछ कहने ही वाला होता है, तभी यशवी कहती है, मुझे आप दोनों चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी। यशवी की बातों से दोनों समझ गए थे, पर वो दोनों भाई ये नहीं चाह रहे थे कि एक की वजह से दूसरे के दिल में मलाल हो। तभी यशवी ने अचानक कहा, अक्कड़ बक्कड़ करके डिसाइड करे, और गुस्से से उन दोनों का चेहरा देखने लगी। तभी उन दोनों को महसूस हुआ कि उन्होंने यशवी कितने तकलीफ में और वो खुद उन्हें पास आने की इजाजत दे रही है। इसलिए दोनों ने सुर से सुर मिलाकर कहा, वी आर सॉरी यशवी। उसके विधान बोला, तुम हम में से किसी को भी चुन सकती हो। रिधान ने भी विधान की बात पूरी करते हुए कहा, हाँ यशवी। यशवी उन दोनों के बीच जाकर खड़ी हो गई और उन दोनों का हाथ पकड़ अपने दोनों गालों पर रख बोली, मुझे आज रात आप दोनों का प्यार चाहिए, मैं नहीं रह सकती, मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है। जिस पर रिधान ने गुस्से से कहा, वॉट। उसकी बात सुन यशवी डर गई, उसे लगा उसने गलत बोल दिया। विधान भी रिधान से सहमत हो बोला, यशवी तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो, ऊपर से ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, कैसे झेलोगी हमें, और अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और तुम्हें हट कर बैठे तो। उन दोनों ने ये बात गुस्से से बोली थी, जिससे यशवी नशे में भी डर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिधान और विधान दोनों को ही एहसास हुआ कि उन्होंने यशवी को ज्यादा ही डांट दिया। वो अभी सोचने की हालत में नहीं है। रिधान के एक बार विधान के सामने देखा, दोनों आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, पर अगर कुछ किया नहीं तो यशवी के जान पर बात आ सकती थी। जब तक डॉक्टर ना आ जाए तब तक दोनों को यशवी से प्यार करना ही होगा। जिस पर उन दोनों के चेहरे पर सकत हो गए। रिधान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। यशवी की धकने बेड पर लेटने के साथ तेज हो गई, जिसकी आवाज रिधान और विधान दोनों सुन सकते थे। कुछ ही देर बाद उन तीनों के कपड़े जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। कमरे में यशवी की सिसकियां सुनी जा सकती थी। बाहर ठंडा तूफान आ रहा था और अंदर मोहब्बत की गर्माहट थी। दोनों को मजबूरी में यशवी को छूना पड़ा और धीरे धीरे यशवी को चूमने लगा, हर एक जगह किस करने लगे। पर दोनों में अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। यशवी रिधान विधान के ऊपर कपड़ा कवर किया हुआ था। रिधान यशवी के कभी होठों को, गर्दन को तो कभी पैरों को चूम रहा था, वही विधान भी कभी यशवी की गर्दन, पेट, पैर, होठों को हर जगह चूम रहा था। तभी दोनों यशवी को पीठ के बल कर देते हैं और यशवी के बालों को कैसे आगे करते हैं। तभी उनकी नजर यशवी के गर्दन के पिछले हिस्से में जाती है जहां बटरफ्लाई ड्रॉ किया हुआ था। दोनों उस बटरफ्लाई को देख चौंक जाते हैं और दोनों साथ में कहते हैं, बटरफ्लाई। ये सुन दोनों अपने अपने होठ उस टैटू पर बारी बारी रख देते हैं। दोनों आगे और कुछ करते तभी डोरबेल बजती है। दोनों लड़कों को होश आता है। रिधान एक बड़ा फ्रॉक यशवी को पहना देता है। विधान सही से यशवी को सुला देता है। चैप्टर 14 बटरफ्लाई। अब आगे। रिधान यशवी के सीने से लेके गर्दन तक हर जगह चूम रहा था, वही विधान यशवी के होठों को चूमे जा रहा था। यशवी गहरी सांसें लेने लगती है, उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विधान यशवी के होठों को छोड़कर नीचे की ओर बढ़ता है और यशवी के पैरों के पास किस करने लगता है, उसे चूमने लगता है। साथ साथ यशवी के पैर, पेट पर लव बाइट भी देने लगता है। दोनों के हाथ यशवी की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। रिधान का एक हाथ से यशवी के हाथ में फंसा हुआ था, वही विधान का भी एक हाथ यशवी के एक हाथ को पकड़े हुए था। रिधान का दूसरा हाथ यशवी के कमर से लेके गर्दन तक चल रहे थे, वही विधान का हाथ, दूसरा हाथ यशवी के पेट के नीचे से उसके पैरों तक हाथ चल रहे थे। यशवी अपनी आंखें मिचकर अपने बॉडी का तापमान कम करने की कोशिश करती है। उसे अब दोनों में से किसी एक का साथ चाहिए था। तभी डोर बेल बजती है। रिधान और विधान को होश आता है। विधान खड़ा हो जाता है, रिधान भी खड़ा हो जाता है। रिधान अच्छे से एक टिप यशवी को पहना देता है, वही विधान जाकर डोर खोलता है। एक फीमेल डॉक्टर अंदर आती है। रिधान ने पहले से ही डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर अंदर आकर पहले यशवी को देखती है। डॉक्टर पहले तो परेशान थी क्योंकि वहां रिधान और विधान दोनों ही उसे घूर रहे थे और दोनों ही शर्टलेस थे और बेड की हालत देख कोई भी बता सकता था अभी क्या हुआ होगा। डॉक्टर का दिमाग घूम गया था, आखिर एक लड़की के साथ दो लड़के क्या कर रहे हैं। डॉक्टर ये सब सोच ही रही थी, तभी विधान गुस्से से कहता है,
आपको अगर सोचना ही है तो अपने घर जाकर सोचिए, हम दूसरे डॉक्टर बुला देते हैं। पाउटिंग पाउटिंग। डॉक्टर जेब जाती है। वही रिधान कहता है, अगर मेरी यशवी को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर जल्दी से बैठ जाती है और चेक करने लगती है। डॉक्टर तो यशवी को चेक करती है, वो चौंक जाती है। आखिर यशवी ने ड्रग्स लिया कहाँ से, वो भी उतना खतरनाक। डॉक्टर खुद इन दोनों से कुछ पूछ नहीं सकती थी, सो जानती थी डॉन कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर यशवी को ठीक होने का इंजेक्शन दे देती है और वहां से एक नज़र उन दोनों हैंडसम हंक को देख मानो पिघल जाती है, पर उसे ज्यादा देर तक उनके सामने देखने की परमिशन नहीं थी। वही रिधान और विधान एकटक यशवी को देखते रहते हैं और थोड़ी देर में वह लोग यशवी के पास लेट जाते हैं। यशवी को अब आराम मिल चुका था, फिर वो अपना टॉप निकाल देती है। रिधान और विधान दोनों यशवी को अपनी बाहों में भरकर सो जाते हैं। सुबह के वक्त एक होटल का कमरा जहां एक लड़की बेड पर सो रही थी। उसने अपने सीने तक एक सफेद चादर ली हुई थी। वो लड़की सुकून की नींद सो रही थी। तभी उसके चेहरे पर लाइट और फ्लैश पड़ने लगते हैं। उस लड़की की नींद खुलेने लगती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए उठती है। जैसे लड़की की आंखें खोलती है, वो सामने मीडिया को देख चौंक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो आसपास अपने बगल में देखती है, उसके दाएं बाएं एक एक आदमी लेटे हुए थे जो पीट कर सो रहे थे। मीडिया के शोर से उनकी भी नींद खुलने को आई थी। वो लड़की खुद को देखती है और गले तक चद्दर ली लेती है। तभी उनमें से एक आदमी उठता है और अपने सिर पर हाथ रख सीधा लेट जाता है। उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो आदमी शर्टलेस था। उसने ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहना था। वहीं वो लड़की रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उठे हुए आदमी के कानों में जब शोर सुनाई देता है तो आंखें खोल पहले अपने बगल में बैठी लड़की को देखता है और फिर उसके बगल में लेटे लड़के को देख सामने देखता है। सामने से एक रिपोर्टर कहता है, मिस्टर रिधान रॉय, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? ये लड़की कौन है और आप दोनों भाई के बीच क्या कर रही है? जैसे रिधान ये सवाल सुनता है वो उस लड़की को अपनी बाहों में छुपा देता है। दूसरे आदमी की भी नींद टूट जाती है और उसने रिपोर्टर की बात सुन ली थी। उसके आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वहीं रिधान की आंखें भी लाल थी, जिसने उस लड़की को बाहों में पकड़ रखा था। तभी दूसरा रिपोर्टर दूसरे आदमी से पूछता है, मिस्टर विधान रॉय, आप दोनों भाई तो एक दूसरे से नफरत करते थे ना, तो एक ही लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर कैसे? तीसरा रिपोर्टर पूछता है, क्या इस लड़की का बिस्तर तक साथ है या कोई और रिश्ता है? पर दो भाई कैसे एक लड़की साथ बिस्तर शेयर कर सकता है? रिधान अपने फोन में कुछ करता है और फिर आर लिखे हुए बहुत सारे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। विधान और रिधान उस लड़की को अच्छे से ढक देते हैं, जिससे कोई उस लड़की को देख ना पाए। दोनों लड़के बड़े रोब से खड़े होते हैं। विधान के भी गार्ड आ चुके थे, जिन पर वीआर लिखा हुआ था। रिधान गुस्से से लाल आंखों से उन सभी रिपोर्टर को देखता है और अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, यहां पर मौजूद सबके कैमरा और फोन और जो कुछ भी लाए हो सब तोड़ दो। विधान रॉय अपने लेडी गार्ड से भी कहता है, लेडी रिपोर्टर को अंदर वॉशरूम में ले जाओ और देखो इनके कपड़ों पर किसी भी जगह कोई डिवाइस तो नहीं लगा हो। और मेल रिपोर्टर में अभी के अभी सारे कपड़े उतरेंगे। बहुत शौक है ना इन्हें दूसरे की ऐसी तस्वीरें लेने का। रिधान रॉय अपने गार्ड से कहता है, यहाँ जितने रिपोर्टर हैं सभी को अंडरग्राउंड कर दो। सबको मेरे आइलैंड भेज दो। कुछ दिन वहां सड़ेंगे तो चापलूसी करना भूल जाएंगे। इतना कहकर गार्ड्स उन्हें वहां से ले जाते हैं। किसी भी गार्ड की हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़कर बेड पर लेटी लड़की को देखने की। सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ विधान और वो लड़की रहती है। वो लड़की डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों मुझे बर्बाद कर दिया। मैं कभी भी आप दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहती। चले जाइए मेरी नजरों से दूर। आई हेट बोथ ऑफ यू। रिधान और विधान बड़े जुनून से कहते हैं, बटरफ्लाई। चैप्टर 15 अब आगे। वो लड़की कहती है, मैं कोई बटरफ्लाई नहीं हूं, मैं यशवी कश्यप हूं। और आप दोनों कौन हो? और मेरी ऐसी हालत किसने की कही? आप दोनों में तो मेरा रेप। यशवी उसके आगे कुछ बोलती है, उससे पहले दोनों गुस्से से यशवी को आंखें दिखा देते हैं और आगे कुछ ना बोलने को कहते हैं। यशवी डर के मारे ब्लैंकेट पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर सनाया कब से फोन को स्क्रॉल कर रही थी और अपने टीवी में चैनल बार बार बदल रही थी, पर कहीं भी उसे जो न्यूज चाहिए थी वो न्यूज नहीं मिल रही थी।
सनाया वापस से अपने फोन एक रिपोर्टर को फोन लगाने की कोशिश करती है पर उनका फोन लगता नहीं है क्योंकि फोन तो वीआर और आरआर के गार्ड्स ने ले लिया था। सनाया को अब गुस्सा आने लगा था। सनाया किसी को कॉल कर देती है, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी ओर यशवी गुस्से और नाराजगी से रिधान विधान को देखती है। वो आसपास अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश करती है, उसे अपने कपड़े मिल जाते हैं। यशवी नजरें फेर कर कहती है, मुझे थोड़ी देर के लिए प्राइवेसी मिलेगी। रिधान विधान यशवी के लिए परेशान हो रहे थे पर वो दोनों अपना अपना शर्ट उठाकर बाहर चले जाते हैं। वही यशवी पहले कमरे के डोर को देखती है और खुद को ब्लैंकेट के साथ कमरे के डोर के पास जाती है और डोर को लॉक कर देती है और पहले मिरर में जाकर खुद को देखती है। यशवी के पूरे बदन पर लाल निशान पड़े थे जो अब भूरे हो चुके थे। यशवी बेड शीट पर देखती है, उससे वो अंदाजा लगा सकती थी उसके साथ कुछ आगे नहीं हुआ। यशवी चैन की सांस लेती है और वॉशरूम में जाकर पहले खुद को साफ कर फ्रेश होती है और जल्दी से कल के ही अपने कपड़े पहन लेती है और खुद के बाल ठीक कर देती है। वही रिधान और विधान लॉबी में वॉल से टिक कर सिगरेट पी रहा था और विधान गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। वो रिधान के पास जाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत किसी होवी यशवी को छूने की। रिधान सिगरेट के कस छोड़ता है और सिगरेट बुझाकर कहता है, यशवी मेरी है और इस बार मैं मेरे प्यार को कहीं नहीं जाने दूंगा। हर बार तुमने सिर्फ मुझसे छीना है, इस बार यशवी सिर्फ मेरी ही होगी। विधान तिरछा मुस्करा कर कहता है, वो तो वक्त बताएगा, यशवी खुद चलकर मुझे चुनेगी। रिधान भी अपनी जेब में हाथ रख कहता है, वेट एंड वॉच, यशवी रिधान रॉय के पास आएगी। दोनों भाई एक दूसरे को जलती नजरों से देख रहे थे और वहां से नीचे यशवी के लिए कुछ लाने के अलग अलग चले जाते हैं। वही यशवी कमरे का डोर खोल बाहर झांकती है, बाहर कोई नहीं था। यशवी गहरी सांस लेती है और जल्दी से लिफ्ट के पास चली जाती है। वहां 3 लिफ्ट थी जिसमें 2 लिफ्ट ऊपर आ रही थी। यशवी तीसरी लिफ्ट को ऊपर की ओर बुला देती है और बार बार आगे पीछे देख रही थी। तभी उसकी लिफ्ट खुल जाती है, यशवी अंदर चली जाती है। वही जो दोनों लिफ्ट ऊपर की ओर आती है वो खुल जाती है और विधान लिफ्ट से बाहर आते हैं। दोनों रोब से चलते हुए आ रहे थे। रिधान ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और विधान ने ब्राउन सूट पहना हुआ था, शायद दोनों फ्रेश होने गए थे। रिधान कमरे के डोर के पास जाकर खड़ा रह जाता है, विधान भी जेब में हाथ डाल खड़ा हो जाता है। दोनों को अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दोनों एक दूसरे के सामने देख दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा आसानी से खुल जाता है। कमरे में कोई नहीं था। पूरा कमरा तहस नहस था जो यशवी ने गुस्से और नफरत में किया था और मिरर में लिपस्टिक से लिखा हुआ था, आई होप कि आगे कभी मैं तुम दोनों का चेहरा ना देख सकूं। ये सुन रिधान विधान की मुट्ठी कस जाती है। दोनों अभी तक शांत थे क्योंकि यशवी के साथ इतना कुछ हुआ एक आम लड़की के लिए आसान नहीं था, इसलिए उसके साथ प्यार से पेश आ रहे थे। पर अब बात बढ़ चुकी थी। अब दोनों रिधान और विधान की स्टाइल में यशवी को अपना असली रूप दिखाने वाले थे। वही यशवी होटल से बाहर निकल एक टैक्सी कर लेती है और अपनी दोस्त के घर चली जाती है। वही रिधान और विधान अपने ऑफिस चले जाते हैं, उन्हें यशवी को सारी जानकारी थी। वही यशवी बोरीवली में एक फ्लैट के नीचे आकर रुकती है और टैक्सी वाले को पैसे देकर फ्लैट के अंदर चली जाती है। यशवी का फोन स्विच ऑफ था, इसलिए वो अपनी दोस्त को फोन कहा नहीं सकती थी और उसे सिर्फ फ्लैट का नेम पता था। उसकी दोस्त किस फ्लैट पर रहती है ये बात यशवी को नहीं पता थी। यशवी जल्दी से गार्ड के पास जाती है और सोनाली बेंद्रे को नीचे बुलाने को कहती है। पहले तो गार्ड नहीं मानता, फिर यशवी की इतनी रिक्वेस्ट के बाद वो सोनाली को फोन कर नीचे बुला देता है। वही को सोनाली अभी तक सो रही थी। वो नींद में ही टी शर्ट और शॉर्ट्स में आ जाती है और गार्ड से पूछती है, क्या हुआ, मुझे इस तरह इतनी जल्दी क्यों बुलाया। गार्ड यशवी की ओर इशारा कर देता है। सोनाली यानी सोना उस ओर देखती है और चौंक जाती है। यशवी, तू यहाँ? और तू पूरी रात कहाँ थी? तूने कल रात मुझे मैसेज किया था, मैं आ रहा ही अभी थोड़ी देर में। पता है मैं पूरी रात तेरे इंतजार में सोई नहीं कि तू अब आएगी, तू अब आएगी। और अब जाकर मुझे आंख लग गई। यशवी आसपास देखती है, सब लोग उन्हें ही घूर रहे थे। यशवी को डर लगने लगा था कहीं उसकी बात तो सबको पता नहीं चल गई। यशवी ये सब सहन नहीं कर सकती थी। 2 लड़कों के बीच एक लड़की। वो सोना का हाथ पकड़ उसे ऊपर की ओर ले जाती है। वही सोना का तो रेडियो चालू ही था, पर यशवी तो कहीं और ही घूम थी। उसने एक भी बार सोना के सवालों का जवाब नहीं दिया।
दोनों सोना के कमरे के पास पहुंच जाते हैं। सोना लॉक खोल अंदर आती है और यशवी को भी अंदर बुला देती है। यशवी सोना से हड़बड़ी में कहती है, टीवी चालू है तुम्हारा? सोना यशवी को देख कहती है, हाँ चालू है, पर तू ये बता ये सब क्यों पूछ रही है? यशवी जल्दी से हॉल में जाती है और अपना फोन सोना को देकर कहती है, ये सब मैं बाद में बताती हूँ, पहले मेरे फोन को चार्ज पर रख, मुझे न्यूज देखनी है। सोना को कुछ समझ नहीं आता, वो चुपचाप अपना काम करने लगती है। वही यशवी हर न्यूज चैनल को ध्यान से देखती है, पर कुछ भी न्यूज उसके रिलेटेड आए नहीं थी। सोना एक टक सोफे पर बैठे कभी यशवी और कभी टीवी को देख रही थी। सोना कहती है, मुझे बता तो सही क्या हुआ, और उसके आगे कुछ कहती सोना चौंक जाती है और यशवी के करीब आकर उसके गले से टॉप नीचे कर कहती है, एक मिनट, ये निशान कहाँ से आए? ये निशान तो किसी के काटने के निशान है। यानी लव बाइट पर इतने सारे निशान? क्या किसी दो जानवर तुम पर टूट पड़े थे? दिखने से तो ऐसा ही लगता है, कहकर हंसने लगती है। यशवी गुस्से से सोना को घूर लगती है और चुपचाप बैठ जाती है। वो कोई भी प्रेशर यशवी पर नहीं करना चाहती थी, यशवी खुद चलकर उसे सब बता देगी। यशवी कहती है, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। सोना अपना फोन यशवी को दे देती है। यशवी फोन में भी गूगल पर सर्च करने लगती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। सोना अब अपना फोन छीन कर कहती है, अब मुझे बताएगी भी क्या हुआ है? यशवी को कुछ भी कल रात को हुआ सब कुछ बता देती है। ये सुन सोना के होश उड़ जाते हैं और कहती है, तुमने क्या नाम बताया? RR और VR? यशवी हाँ में सिर हिला देती है। सोना यशवी से पूछती है, तू क्या RR और VR को जानती है? यशवी ना में सिर हिला देती है। यशवी भूल चुकी थी कि RR और VR कौन है। आखिर उसका साथ इतना सब कुछ होगा तो वो भूल ही जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या होगा, जानेंगे अगले पार्ट में। यशवी को पाने के लिए दोनों भाई क्या करेंगे।